Good evening, ladies and gentlemen. We have our esteemed guest with us, Mr. Dipesh. Sir has been a part of the industry for one of the longest times. He has been an actor, writer, copywriter. He has been a part of the industry for the longest time. He is an esteemed individual. और अभी जो TVF aspirants हैं, I don't think so there's anybody in India or abroad who's an Indian who has not heard of TVF aspirants. It is one of the sole thing that is the most aspiring thing for a lot of people, especially लॉकडाउन में जब सब लोग हताश होके बैठे हुए हैं कि जिंदगी में क्या हो रहा है, तो अभिलाष जैसे कैरेक्टर्स सबको इंस्पायर कर रहे हैं अपनी चीजों में. वेलकम सो मच सर टू Thank you, Rohit. Thank you so much. बेसिकली हम कुछ फॉर्मेट को हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सीन को जिस तरह से हमने सोचा है तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो बेसिकली मैं फिलहाल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, क्योंकि जिस एज अ राइटर मैंने उसको किस तरह से सोचा, किस तरह से लिखा, क्योंकि डीकंस्ट्रक्शन 2 लेवल पर भी वो होता है. क्योंकि जब एक सीन जब आप पेज पर लिखते हो, जब आप उसको शूट कर रहे होते हो, तो कुछ चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, तो कुछ चीजें जो है नई हम इनोवेट करते हैं वहां पर. एक्टर के साथ मिलकर के कुछ एक्टर का सजेशन आता है, एक्टर की एनर्जी आती है, और बाकी डीओपी का कुछ थॉट होता है या बाकी टीम मेंबर्स का कुछ थॉट होता है, तो वहां पर फिर एक नई चीज, एक नया एंगल कई बार निकल के आता है. तो एज अ डायरेक्टर अगर मैं शूट कर भी रहा हूँ और मैंने पेपर पे कुछ लिखा है, तब भी वो चीज कुछ चीजें नई इम्प्रोवाइज हो जाती हैं, है ना. जो आपने सीन देखे होंगे उसमें पूरी टीम का एक एफर्ट है. जिस सीन को जिस शेप में आप देख रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर लाइट किस तरह की है, उसमें डायरेक्टर का व्यू उसमें क्या है, उस सीन को देखना, उस एक्टर का की एनर्जी उसमें क्या है, उस एक्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस सीन को समझ रहा है ना, और मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को लिखा है ना. तो ये कई चीजें मिलकर के एक सीन को पूरी तरीके से जो हम आप जो फाइनल सीन देखते हैं उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है. तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज अ राइटर, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक्टर या फिर डीओपी या फिर किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस सीन पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. और तो हाँ, तो जैसा कि हम फर्स्ट सीन की बात करें, तो फर्स्ट सीन से आपका मतलब क्या, वो बोतल वाला सीन है या नहीं वो जो मोनोलॉग है? हम सर मैं प्ले कर देता हूँ. सर फर्स्ट सीन मेरा वो था जब पहले तो ही कम्स टू राजेंद्र नगर में आके वो पहले देखते हैं कि ही इज वेरी हैप्पी, अभिलाष इज वेरी हैप्पी कि यू नो आई ओन दिस सिटी. कैमरा पूरा वो आई थिंक इसमें ओन से जाया जाता है, ही फील्स दैट आई ओन दिस सिटी. और उसके बाद में जो टॉप होता है संदीप भैया के साथ कि अभी मतलब बिकॉज वो सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बात चल रही है कि मैं ऑप्शनल चेंज कर रहा हूँ, और उसके बाद में वो जो मेन कन्वर्सेशन होता है कि आपको आईएएस ऑफिसर क्यों बनना है, तो वो पूरी जो ट्रांसफर होता है. और फिर आई थिंक वो पहली कड़ी होती है जहाँ पे अभिलाष स्टार्ट्स टू थिंक कि मैं बनना क्यों चाहता हूँ, ये तो बस लोग चाहते हैं. और एक हमारी माइंडसेट होती है कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम करेंगे, एक ओहदे पे पहुंचेंगे, मगर उसका क्यों जो है वो आई थिंक सबसे डिफिकल्ट होता है. तो वो वाली सीन. बिल्कुल तो बिल्कुल. तो मतलब हम कुल मिला के कह रहे हैं पूरा एपिसोड ही. जी जी जी. हाँ, तो वो मतलब कि किस तरह से हमने उस एपिसोड को सोचा बेसिकली. हाँ, क्योंकि जैसे हमारी जैसे शुरुआत जो बेसिकली होती है तो वो बोतल वाले सीन से होती है. मतलब हमने उसी सीन से क्यों शुरुआत की, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मतलब इसका कोई क्योंकि हम पहले क्या था कि ये सीन मर्ज था मोनोलॉग के साथ. तो कि मतलब जैसे था कि हम बेसिकली वहां पे मतलब शुरुआत के ड्राफ्ट्स में वो कुछ सीन इस तरह से था कि हम देख रहे हैं कि अभिलाष एक पंचायत भवन में या कहीं पर है और लोगों को सूखा के बारे में, किसानों के सूखा के बारे में कुछ बेसिकली लोगों को जागरूक कर रहा है. तो उस तरह का सीन था. और जो वो लोग, और उसके बाद वो मीडिया से बात कर रहा है, जो कि एक आईएएस आता है तो एक लोकल मीडिया वहां पर आती है और मीडिया से को वो जवाब दे रहा है, और जो मीडिया सवाल पूछ रहा है उनके जो जवाब दे रहा है वो. और हम देखते हैं कि साइड में साइमल्टेनियसली एसके जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है. तो वो एक इंटरकट सीन था जिसमें क्या होता है कि जो एक बात जो अभिलाष कह रहा है और जो वो जहां पे खत्म होती है, एसके अपनी क्लास में उसी बात का आगे वाला हिस्सा बता रहा है. बेसिकली हमारा पर्पस पहले ये था कि हम इसको ऐसा करें कि इन दोनों दोस्तों की स्कूलिंग एक रही है ना. क्योंकि जैसे कुछ बातें ऐसी हैं जो संदीप भैया बोलते हैं तो वो वही चीजें
अब हम देखते हैं बाद में अभिलाष भी बोल रहा है वही चीजें, एसके भी बोल रहा है, तो उसका एक पर्पस पहले ये था, तो पहले सीन उस तरह से था। तो फिर लेकिन फिर क्या है कि तो हम जब नरेशन कर रहे थे तो हम सबको लगा कि यार ये एक इतना इम्पोर्टेंट सीन है जो कि वो मोनोलॉग है ना, कि यूपीएससी के बारे में, कि यूपीएससी है क्या। पहले तो मतलब यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स है उनको तो वो चीज पता ही है ना, बाकी जो ऑडियंस हमारी है वो यूपीएससी का एक की जो दुनिया है उनको आसानी से समझाने के लिए कि कितना डिफिकल्ट है वो प्रोसेस, कितना डिफिकल्ट है एक आईएएस बनना या कोई भी सिविल सर्वेंट बनना, चाहे आईपीएस हो, चाहे इवन पोस्ट ऑफिस में भी हो, या फिर रेलवे में हो, या फिर कोई आईएफएस भी हो। तो वो सेट करना, वो माहौल पूरे जो कि पूरे हमारे सीजन को की जो फीलिंग है वो सेट कर दे, तो उसके लिए वहां पे वो मोनोलॉग जरूरी था। तो सबसे पहले हमने इन दोनों सीनों को अलग किया। जो अभिलाष का जो किसानों वाला सीन है, जो कि बाद में एक सीन हो जाता है जब वो रेलवे स्टेशन पे लोगों को बोतल के बारे में बता रहा है ना। तो पहले वो किसानों वाला सीन था, तो फिर हमने इन दोनों को अलग किया सीन को, और हमने अभिलाष से शुरुआत इसलिए की ताकि हम जिस एस्पिरेशन को देख रहे हैं तो पहले उस एस्पिरेशन की झलक हमें मिले, है ना, जो अल्टीमेटली एक मोटिव है कि हम इसके बाद क्या बन सकते हैं, क्या बनते हैं पहले, और वो आदमी क्या काम करता है, पहले हम उसकी झलक देखें कि वो सफलता देखें, उसके बाद हम उस सीन पे आते हैं कि वो कितना डिफिकल्ट है। तो हमारी दो पैरेलल लाइन, जो पैरेलल टाइम्स शुरू हो जाते हैं एक साथ कहानी में। तो इसके लिए हमने उस सीन को रखा। अभी दूसरा एक चीज, जिस चीज इसमें ये है कि वो अभी जो मैं अभी किसानों वाले सीन की बात कर रहा हूँ आपसे, कि सूखा पे बात कर रहा है, तो ये इस तरह के सीन लिखे हुए थे, लेकिन फिर हम करते करते फिर हमको रियलाइज हुआ कि हमको कुछ रियल इंसिडेंट्स जो हैं, रियल एग्जांपल जो सोसाइटी में है, उनको दिखाना चाहिए। तो जैसे कि जो हमारा वो सीन है, जो बस बोतल वाला सीन है, वो एक रियल इंसिडेंट है जो कि एक रेलवे ऑफिसर जो है तो वो रेलवे पे वो करते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारा एक दो जगह इस तरह के सीन है, जैसे फिफ्थ एपिसोड में उस तरह का सीन है। तो उसका बेसिकली पर्पस ये था कि मतलब जैसे कि हम इसमें बात कर रहे हैं कि यार एक आईएएस, जैसे अभिलाष जो समाज बदलना चाहता है, सोसाइटी बदलना चाहता है, उस वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है, ऐसे ही बहुत सारे जितने दूसरे एस्पायरेंट्स हैं जो वो बात करते हैं। तो हमारा पूरा मोटिव ये था कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सोसाइटी में चेंज लाना है, ये करना है, वो करना है, तो जो वो आज बोल रहे हैं और वो हम उनको वो काम करते हुए देखते हैं कि वही काम, तो अगर उनके एक रियल एग्जाम्पल सोसाइटी से ही लिए जाए, अगर उनके उदाहरण मौजूद हो सोसाइटी में, तो हम उन सीन्स को रिक्रिएट करें, तो हमें लगता है कि ज्यादा रिलेटेबल होगा और ज्यादा कनेक्ट करेगा उन एस्पायरेंट्स के साथ जो वो काम करना चाहते हैं। तो हमको रियल एग्जांपल्स के लिए हमने वो दो सीन्स को लिया। इस तरह से हमारे दो पैरेलल लाइन शुरू होती हैं। या जी सर। आप कुछ शायद कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं कह रहा था कि मैंने एक सीन मतलब रखा है सो दैट ऑडियंस एक बार वापस देख ले और फिर सर उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मतलब वो मतलब आई कैन हाँ शेयर द स्क्रीन और फिर उसके बारे में बात कर सकते हाँ हैं सर। क्यों होया यूपीएससी लिखने का फैसला गलती लग रहा है? नहीं संदीप भैया, ऐसा क्यों लगा आपको? वो मुझे सर इससे रिगार्डिंग मतलब बिकॉज ये इतना ब्यूटीफुली रिटन है और वो कल्मिनेशन हमको आगे भी चल के दिखता है कि वो जो मेंशंस आपने बहुत प्यारे लिखे हैं कि एक तो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर से लेके सब लोग ही दे रहे हैं, बिजनेसमैन भी दे रहा है, सब दे रहा है। बिजनेसमैन गूरी बन जाता है, एग्रीकल्चर भी गूरी है, फिर टैक्स पेयर, फिर सारे हमारे जो लोग हैं वो सब टैक्स पेयर्स हैं। तो मतलब वो एक जो मेंशन होता है वो कल्मिनेशन हो जाता है। ऑल्सो जो चाय वाला होता है वो एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहा होता है कि हमारे बोलने वाला कौन है, हमारा पार्लियामेंट में कौन है, तुम एग्रीकल्चर एक ऑप्शनल ले लो। और आपने उससे मतलब जो मेन शुरुआत जो आप कर रहे थे कि वो इतनी प्यारी की कि वो अभिलाष के बैक ऑफ द माइंड में रहती है ये बात कॉन्स्टेंटली कि मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपने जो मेजोरिटी परसेंटेज ऑफ इंडिया है जो नोबडी टॉक्स अबाउट इट, उसके रिलेटेड करनी है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो पूरा एक सर्कल था। बिल्कुल। जैसे एपिसोड में क्या होता है ना कि मतलब किसी भी एपिसोड में एक अक्सर ये होता है कि मतलब आप एक चीज शुरुआत करते हो तो आप आते आते जैसे क्या होता है कि एक आर्क होता है जो शुरुआत में शुरू होता है और एंड में आकर के वो खत्म होता है। फिर एक एपिसोड की अपने आप में एक जर्नी होती है कि एपिसोड में आप क्या बात कहना चाह रहे हो। जैसे कि इस
पूरे जो एपिसोड का जो इशू है वो, मतलब अगर मैं अभी फिलहाल के लिए अगर प्रेजेंट वाली चीज को अगर छोड़ दूं, है ना, तो उसमें बेसिकली ये है कि एक आदमी है जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, और लास्ट अटेम्प्ट में उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि मतलब क्योंकि वो उसके पास चॉइसेस नहीं है ज्यादा, है ना, तो और उसका अब उसके पास एक ही लास्ट चांस बचा हुआ है कि यार मेरे को, उसको ये, क्योंकि जब वो यहाँ पे राजेंद्र नगर, वो इस बार 3 बार वो दे चुका है और वो 2 बार निकाल भी चुका है फ्री, उसका हर बार रह जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद उसका ऑप्शनल उसकी प्रॉब्लम है, तो वो उसके दिमाग में है, तो वो डिसाइड कर चुका है कि भाई उसने उसको क्या करना है बेसिकली। बट वहां पे क्या होता है ना कि ये इसके एक लास्ट अटेम्प्ट में एक आदमी किस तरह से किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह का डर, किस तरह का प्रेशर वो फील कर रहा होता है कि जब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं, ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो आप किस तरह से उन चीजों से उभरते हो। तो उसमें एक छोटी चीज सब्जेक्ट से जुड़ जाती है। सब्जेक्ट बहुत ही इसमें छोटी सी चीज है, बात इंपॉर्टेंट वो है लास्ट अटेम्प्ट के बारे में। तो इसके अलावा जो हम मतलब तो एपिसोड में थ्रू आउट, उस एपिसोड में हम शुरुआत से लेके वही चीज हम इसमें देख रहे हैं। जैसे लोग उसको बोल भी रहे हैं कि अरे लास्ट टाइम में सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, मतलब ये कौन करता है, तो वो संदीप भी लास्ट में वो चीज बोलता है। बेसिकली अगर इसमें आप शुरुआत से हम इसमें देखें तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस जो है, जो जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है, वो है कि सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझाना, यूपीएससी का मतलब समझाना। जैसे ही जब संदीप जो उससे जो बात कर रहा है, वो बेसिकली वो उस बारे में बात कर रहा है, जैसे कि उसका जो फर्स्ट हाफ है पहले वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में समझा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी है क्या, क्योंकि जो किस तरह से चीज, हम ब्यूरोक्रेसी को बहुत अलग, हर लोगों के एक्सपीरियंसेस ब्यूरोक्रेसी से अलग होते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट कनेक्टेड भी नहीं होते हैं, जैसे लोगों को, जैसे कई बार बहुत सारे जैसे मैं अपने छोटे शहरों में अगर देखूं तो या फिर बड़े शहरों में तो और ये शायद प्रॉब्लम होती है कि लोगों का कई बार डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है अपने ब्यूरोक्रेट के साथ, जो उसका डीएम है या फिर जो उसके दूसरे ऑफिसर्स हैं, है ना। तो ये इस तरह के सोसाइटी में होता है। जैसे एक आम आदमी वो बहुत कम जा पाते हैं, है ना, मतलब जाते भी हैं तो मतलब जैसे कि अपना नगर निगम में गए या इधर गए उधर गए, तो डायरेक्ट बहुत कम कम्युनिकेशन होता है। तो पहले तो लोगों को वो चीज समझ में आना जरूरी है कि मतलब एक ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यूरोक्रेट किस तरह से चीजों को देखता है ना। जैसे कि संदीप की उससे समझ में आता है कि यार मतलब ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए है क्या, हमें लोगों की सेवा करनी है ना। चाहे मतलब जब वो उसमें बोलता भी है कि मतलब आपको अच्छा लगे या बुरा, आप ब्यूरोक्रेट बनना आपको इसलिए क्योंकि आपको देश के लिए करना है। अब जैसे ये चीज अभिलाष के दिमाग में भी देश की सेवा करनी है, बट लेकिन सवाल ये है कि आप में क्या वो काबिलियत, ऐसी कौन सी काबिलियत है कि आप ही आईएएस बनोगे, है ना। तो फिर बाद में घूमकर जब उसे बोलता है तुम्हें क्यों बनना है, देश की सेवा करनी, तो वो बोलता है कि देश की सेवा, ये तो सब बोलते हैं ना, इंटरव्यू में कोई बैठ के ये बोलेगा मुझे देश की चेंज करना है, मुझे सोसाइटी में चेंज लाना है, मुझे ये करना है। ये बहुत हर इंटरव्यू में हर मतलब हर एक बंदा यही बोलेगा। वो बोला मैं, तो ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? भाई संदीप भैया, देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है। पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। संदीप बोलता है मैंने भी तो यही बोला था, बट लेकिन उससे काम नहीं चलता, उससे आप आईएएस नहीं बनते। आईएएस आप बनते हैं कि आप क्यों बनना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। वही आपको सबसे अलग खड़ा करता है बाकी भीड़ से। देश की सेवा तो, और तभी वो ये चीज बोलते हैं देश की सेवा तो सभी कर रहे हैं, मतलब आप और हम बैठे हैं, या फिर हमारा सेना सेना हमारे फौजी हैं, वो है, हमारे किसान हैं, है हमारे दूसरे जितने जो भी इस देश में मौजूद है, चाहे वो छोटा बच्चा ही हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो देश की सेवा ही कर रहा है। एक बच्चे को अगर आप कहें तो मतलब बच्चा एक बड़ा हो रहा है, एक तैयार हो रहा है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, अच्छा मन लगा के पढ़ाई कर रहा है ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने, तब वो देश की सेवा करेगा। तो बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन, हर एक इंसान का इस दुनिया में, हम जो भी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सबका कंट्रीब्यूशन है। फिर अगर, क्योंकि जब इस हम कंट्रीब्यूशन को जब हम पैसे से तुलना करते हैं कि यार इकोनॉमी में अगर उसको जोड़ करके देखते हैं तो वो क्या है, तो फिर आप कहते हैं टैक्स जो पे कर रहे हैं लोग। अब उसमें टैक्स पे तो सब कर रहे हैं, आप भी अगर माचिस भी खरीद के लाते तब भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक तरीके से देश की सेवा तो सभी कर रहे हैं। लेकिन आप आईएएस बनकर के आप एक देश की सेवा करना चाहते हो, डायरेक्ट कुछ चेंज लाना चाहते हो, आप चीजों को पॉइंट आउट करके सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, उसके लिए आप आईएएस बनना चाहते हो। लेकिन आप आईएएस ऐसे ही नहीं बन सकते, आपके अंदर कुछ खास होना पड़ेगा कि आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो। तो यही वो सुर है, यही वो क्वेश्चन है जो अभिलाष के दिमाग में क्रिएट होता है जब संदीप उससे पूछता है कि तुम क्यों बनना चाहते हो, पहले ये सोचो।
और अभिलाष ने हो सकता है उस सवाल को भी इस तरह से देखा ही नहीं है कि उसको ये पता है कि उसको चेंज लाना है, उसको ये पता है कि उसको सोसाइटी में चीजें बदलनी है, बट वो कि उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि वो चेंज लेके आ सकता है। तो उसको फिगर आउट करने के लिए, जो कि हमें थर्ड एपिसोड में पॉजिटिव अप्रोच के साथ जोड़ना था, तो उस चीज को हमने यहाँ पे, वो जो बीज है, जो सीड है, वो हम यहाँ डालते हैं संदीप के थ्रू उसमें। जी सर, बहुत बहुत खूबसूरत है, बिकॉज एक तरीके से देखे तो मतलब जीतना चाहते हैं, पर वो उसके लिए क्यों, उसका मर्ज क्या है, तो वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो आपने बहुत प्यार से। अभी हम सेकंड एपिसोड पे जाते हैं। इसमें से दो कॉन्सेप्ट है सर, एक तो रिलेटेड टू कपड़े, जो ड्रेस है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं और वो स्विच कैसे करता है, और दूसरा ऑल्सो पोएट्री के बारे में बात करेंगे सर। तो ये सीन क्या स्विच करता है बेतू? ये अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, बड़ा मुस्कुरा। सर एक ये सीन था, और दूसरा मैं वो पोएट्री पे जाता हूँ सर। ऑल्सो ये सर बैग वाला जो है, धैर्य अपना बैग साइड कर लेती है सो दैट वो फिजिकली पास आ सके, तो मतलब वो कितने स्मॉल स्मॉल आपने नुआंसेस रखे हैं कि फिजिकल एंड मेंटली इमोशनली क्लोज आने के, वो भी सर उस पर बाद में बात करेंगे सर। ये वाली तो ये बहुत प्यारी सीन थी। और फेलो पैसेंजर्स से बात करने की जरूरत ही क्या है। और हम लोग पोएट्री पे आते हैं सर। ये फेवरेट पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक मच्छर तबीयत से उछालो यार। बहुत बहुत बेहतरीन कविताओं का जो आपने मिश्रण किया है, जो लिरिक्स भी हैं, हर गाने का जो महत्व है वो बहुत बहुत प्यार से किया सर। तो ये इस पर्टिकुलर एपिसोड की मुझे ये 3 बहुत प्यारे सीन्स लगे। तो उसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें। जी हाँ, तो हमने पहला सीन देखा जब वो कपड़े चेंज करके उसके साथ बैठा है ना, और के साथ उसके बाद हमने कौन सा सीन देखा है? बैग वाला, कि बैग से बैग वाला देखा है, और वो कविता वाला, ठीक है। हाँ, वहां पे तो बेसिकली जो हमने जो पहला वाला सीन देखा, वो बेसिकली क्या है कि वो हमें थोड़ा सा वो बेसिकली वो बैकग्राउंड समझने के लिए वो सीन है। कपड़े का पता नहीं आपने उसमें क्यों जिक्र किया कि वो हमने, हालांकि वो सीन पूरा देखा नहीं, अगर मुझे लगता है शायद आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो जब अनअकैडमी की क्लास ले रहा है और उसने फिर वो कपड़े पहने, क्या आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कपड़े से आपका क्या मतलब? मुझे कपड़ों का सर बहुत बहुत मतलब मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो स्पेसिफिकली कॉलर्स का भी जो है, कि ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, ब्राउन कॉलर जॉब जो कहते हैं, कैरेक्टर्स ने अपने हिसाब से उतने कपड़े पहने हुए हैं। जैसे कि अभिलाष जो है वो हमेशा ब्लू कॉलर में एकदम सूट बूट का, या फिर स्वेटर में, जब वो बचपन में उसका दिखाते हैं, कॉलेज डेज में प्रॉपर रहता है। पूरी जो है वो थोड़ा चिल्ड आउट है, उसके मतलब टर्टल नेक में है, रेड कलर का है। तो उसका मैंने जब गूगल किया तो ऐसा था कि टर्टल नेक का मतलब होता है आर्टिस्ट, फ्री पीपल वो डोंट रियली केयर, और जो कॉलर्ड वाले लोग होते हैं वो बंदिशें हैं, ये सब चीजें हैं, वो सब चीजें। तो इसलिए वो नहीं, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, इसको इस तरह से नहीं लिखा है। इसमें जैसे कि जो हमारा डायरेक्टर है अप्पू, है ना, जरूर उसने सोचा होगा कि मतलब इसको अगर हमें इस तरह की कॉस्ट्यूम रखनी है या इस तरह का रखना है, ये हमारी जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उन्होंने ये सोचा होगा। हालांकि मतलब ये है कि मतलब हाँ, जब मैंने स्क्रिप्ट में उनको ये जरूर दिया है कि यार ये इस तरह का पीरियड है, ये इस तरह का टाइम है, इसमें ये पास्ट की कहानी है, प्रेजेंट की कहानी है, और उसमें क्योंकि आप कहानी को देख के आप समझ जाते हो, वो फीलिंग समझ जाते हो, अच्छा ये इस तरह का है, तो हमको एक लुक सोचना होता है ना। तो ये जो लुक वाला काम है, ये स्क्रिप्ट के ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जाता। अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज ना हो जो कि प्लॉट से जुड़ी हो, है ना, जैसे कोई चश्मा है, चश्मे का डिब्बा, ये प्लॉट से जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना, तो इसके लिए स्पेसिफिकली वो चीजें लिखी जाती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज होती है, ये बहुत हम इसको एक डायरेक्टर की लिबर्टी पे, डायरेक्टर की विजन पे छोड़ते हैं कि वो किस तरह से इमेजिन कर रहा है चीजें। क्योंकि देखो, इस तरह से चीजें स्क्रिप्ट में लिखने से स्क्रिप्ट बहुत हैवी हो जाती है। मतलब फिर क्या है कि आपका ध्यान स्क्रिप्ट में उस इमोशन, उस डायलॉग पे जाने के बजाय आपकी इन डिटेलिंग में पेजेस भरने लगते हैं। तो आप इस तरह की चीज स्क्रिप्ट में नहीं लिखते। ये जब आप सेट पे होते हैं
है ना। जब मैं भी, अगर मैं एज अ राइटर भी सेट पे हूँ, तो मैं अपने डायरेक्टर के साथ हम बैठ के डिस्कस करते हैं, या फिर डायरेक्टर के दिमाग में उसके विजन होता है कि नहीं यार, अगर ये राइटर ने मेरे लिखा है तो मुझे इसको इस तरह से इसको डिजाइन करना है। तो ये अगर आप एक कॉलर वाली कपड़ों वाली बात करें, तो ये जो क्रेडिट है, ये जो सोच है, ये डायरेक्टर का अपना विजन है, और जो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उसका विजन है, जो उनको डेफिनेटली स्क्रिप्ट से समझ में आया होगा। ये मैंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा है ना। और रही बात वो जो बैग वाली है, उसके लिए भी मैं कहूंगा कि ये भी सीन, ये बैग हटाने वाला भी मैंने लिखा नहीं है। ये भी क्या, ये देखिए, मैं इस सीन को डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, आप पेज पे लिखते हैं, जब मैं सेट पे होता हूँ, है ना, या कोई भी राइटर भी अगर सेट पे होता है, या फिर एक राइटर जो डायरेक्टर बनता है वो सेट पे होता है, या फिर जो खाली जो डायरेक्टर सेट पे होता है, तो सीन कई लेवल पे डीकंस्ट्रक्ट होता है ना। जब पेपर पे कुछ होता है, जैसे मैं सुधीर सर का स्टूडेंट रहा हूँ, सुधीर मिश्रा, मैं उनका एडी रहा हूँ, मैंने कई साल उनके साथ काम किया है। तो वो बात वो बोलते थे कि फिल्म कई लेवल पर लिखी जाती है। सबसे पहले पेपर पर लिखी जाती है, मतलब जब आप उसको पेपर पे लिखते हैं, उसके बाद आप उसको कैमरे पे लिखते हैं, जब वो चीज शूट हो रही होती है, जिसमें डायरेक्टर होता है कि मतलब किस तरह से वो आ रही होती है, उसके बाद वो एडिट पे लिखी जाती है, उसके बाद वो म्यूजिक पे लिखी जाती है, उसके बाद वो मिक्सिंग में लिखी जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि कई बार आप एक पेज पे जो एक चीज लिखते हो, जब वो पेज लेकर के आप सेट पे पहुंचते हो, उसका सोल, उसका 90% वही रहता है, बट 10% कुछ कुछ चीजें चेंज होती है। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आप सेट पे देखते हो, आप एक्टर से बात करते हो, आप दूसरे डिपार्टमेंट से बात करते हो, तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आती है, यार इस कैरेक्टर के साथ हम ये भी कर सकते हैं, इस सीन के साथ हम ये भी कर सकते हैं, है ना। तो यही एक फिर डायरेक्टर का काम होता है कि उस स्क्रिप्ट के नुआंस को एक लेवल ऊपर लेकर के जाए, है ना। कि भाई मतलब हमने ये सोचा है, तो वो नुआंस जो है वो एक लेवल अप आए। तो उसमें कई बार आपको एक्टर्स की एनर्जी चेंज करनी पड़ती है, आपको कई बार उसमें जैसे कि कोरियोग्राफी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि मैं जैसे शायद मैंने अगर स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हो कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो वहां जब डायरेक्टर जाएगा तो वो बोलेगा कि नहीं यार, एक काम करते हैं, हो सकता है उसको कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा हो, है ना, कि उसको शूट करने में दिक्कत आ रही हो, लाइट जा रही हो, शूट जल्दी करना हो, तो वो बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से चेंज करता है। कई बार ये होता है कि नहीं यार, आमने सामने लिखा है, पर लेकिन यहाँ ऐसा फील आ रहा है कि दोनों को अगल बगल बैठना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे शायद हमें इंटीमेसी ज्यादा दिखाई देगी। सामने बैठेंगे तो शायद एनकाउंटर ज्यादा दिखेगा, कि मतलब दोनों एक दूसरे के सामने है। तो अगर आपको एक दूसरे को विरोध प्रदर्शित करना है एक दूसरे के प्रति, तो शायद डायरेक्टर उसको आमने सामने रखेगा, है ना। तो वो चीज मैं भी स्क्रिप्ट में ध्यान रखूंगा। मैं बेसिकली हो सकता है कि मतलब मैं ये ना लिखूं कि वो आमने सामने खड़े हैं, मैं केवल सीन लिखूंगा कि उनके बीच बहस हो रही है और दोनों एक दूसरे से गुस्सा है, तो डायरेक्टर अपने आप उस सीन को ब्लॉक करेगा कि ये किधर खड़ा हुआ है, किधर खड़ा होगा। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि क्योंकि ये चीज आप लिख नहीं सकते, क्योंकि इससे स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो जाती है, बहुत हैवी हो जाती है। आपको बेसिक्स लिखने होते हैं, है ना, आपको नुआंस लिखना होता है, आपको जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यार ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो उसके पास आता है, तो अब ये चीज लिखनी जरूरी है ना। अब वो पास आके कहाँ खड़ा होता है, ये चीजें लिखनी जरूरी नहीं होती है। वो अब डीओपी अपने कैमरा से, जो डायरेक्टर है अपने विजन से वो क्रिएट करता है, वो एक्टर्स का इमोशन चेंज करता है। तो जब सेट पे पहुंचते तो फिर एक नई तरीके से सीन डिजाइन होता है। तो आप कहते हैं कि जो पेपर से जो लिखी गई है चीज, तो वो एक कहानी थोड़ा सा एक अलग रूप कई बार ले लेती है। जैसे कई बार आपने अक्सर सुना होगा, पेपर बड़ी अच्छी थी, लेकिन शायद कैमरे में वो सीन उतना अच्छा पड़ा नहीं। कई बार ये होता है कि पेपर पे मतलब ये ठीक था, अच्छा था, और स्क्रीन पे ये एक लेवल ऊपर चला गया है, क्योंकि इसमें डीओपी का कमाल होता है, इसमें डायरेक्टर का कमाल होता है, इसमें एक्टर्स की जो एनर्जी है उसका कमाल होता है, उसमें उस आर्ट का कमाल होता है, उसमें उस लाइटिंग का कमाल होता है ना, जो एक लेवल अप चला गया। तो स्क्रिप्ट क्या है कि एक लेवल पर और लिखी गई। तो उसके बाद इसी तरह से जब एडिट उसमें होता है, तो आप कुछ सोच करके उस सीन को शूट करते हैं, फिर एडिट में आपको समझ में आता है यार नहीं, इसमें ना, जैसे आपने पेस सोचा होगा कि कैमरा धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन जब एडिट पर बैठता है एडिटर, तो वो सोचता है नहीं यार, ये पेस धीरे धीरे नहीं, इसको जूम ऐसे करके अगर हम लेके जाएंगे तो ये इसका इंपैक्ट ज्यादा आ रहा है। तो एक अलग लेवल पर कहानी लिखी गई है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि सीन कई लेवल पे डीकंस्ट्रक्ट। तो मैं अब सबको मिला करके वो एक चीज कह रहा हूँ कि ये जो चीज है, जो वो अप्पू ने, वो उसका विजन होगा वो कॉलर रखने का, और वो बैग की जो, जैसे ये था कि मतलब वो उसके पास आता है, एक थोड़ी सी इंटीमेसी दिखानी थी, ये सीन में उस तरह से लिखा गया है, बट अप्पू ने उसको डिजाइन किया कि यार वो उसके पास आएगा और उसको बैग हटाएगा। तो ये एक इनोवेशन था, तो ये एक लेवल अप था। तो ये चीजें इस तरह से बनती है। तो वो वहां पर वो सेट पर जब आप चीजों को देखते हैं, तो आप
उस लिमिटेड या जो भी आप प्रॉपर्टीज के साथ खेलते हो, है ना, तो उस चीज में कुछ चीजें वहां पर इनोवेट होती है। जी सर। और पोएट्री का जो मेन मेंशन है कि इतनी प्यार से जो आपने इतने दिग्गज लोगों बिल्कुल की लाई है, तो वो सच बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं ये उन्हीं लोगों का, ये मैं उन लोगों का फैन हूँ, है ना। तो जब हमको ये मौका मिला कि यार हम पोएट्री यूज कर सकते हैं, है ना, मैं क्योंकि पोएट्रीज बहुत पढ़ता भी हूँ, और तो ये तो और ये तो वो वाली पोएट्रीज है जो मतलब आप हर जगह सुनते हैं, है ना। जैसे कि एक पत्थर तबे से उछालो आपने हजारों बार सुनी होंगी, आपने पिताजी से सुनी होंगी, आपने बहुत लोगों से सुनी होंगी, इवन हमारे प्रोफेसर हमको सुनाते थे, बताते थे, है ना। तो ये तो वो पोएट्री है। सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है, जैसे कि एक ये भी आपने बचपन में सुनी होगी, बहुत सुनी होगी। ये यहाँ तो हमने बस एक एक लाइन यूज किया है, लेकिन जो मैं मेन कहना चाहूंगा मैं पोएट्री के बारे में, वो है जो हमने कुंवर नारायण की पोएट्री को जो इसमें प्रयोग किया है। और मतलब ये जो बेसिकली जो अभिलाष की जो जर्नी है ना, वो कहीं ना कहीं इस पोएट्री से भी मोटिवेट है। बेसिकली ये पोएट्री मैं जानता हूँ, मैं 12-15 साल मैंने पहले पढ़ी होगी, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि क्योंकि इससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ इस पोएट्री से हमेशा, मतलब जब भी मैंने लो महसूस किया है, जो कमजोर महसूस किया है ना, तो अक्सर तो लोग तो इस कविता ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो जब मैं इसको देखता हूँ इस कविता को, तो जब मैं ये लिख रहा था, तो मेरे को ये इमेजिन हुआ कि अभिलाष अपने दोस्तों की ओर बढ़ रहा है, और ये पोएट्री चल रही है उसके दिमाग में। तो ये जो पोएट्री है, ये बेसिकली पूरा सार है इस शो का, कि जब वो बोलता है कि मैंने 10 सिरों से, कि कितना आसान होता चलते चले जाना अगर 10 दिशाएं सामने होती हमारे चारों ओर नहीं, कितना आसान होता, मतलब पहले कितना स्पष्ट होता, फिर कितना आसान होता अगर हम चलते होते बाकी सब रुका होता। मैंने इस उल जलूल दुनिया को 10 सिरों और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। हम सब सब चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी पोएट्री है, ये अभिलाष की जर्नी है। इसमें पूरी जो ये पोएट्री है, तो ये जो मोटिवेशन है, इसको मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो ये सीन यहाँ जब अभिलाष को ये सीन में देखता था, जब तक मैंने एपिसोड लिखा भी नहीं था, बट मैं अभिलाष को ये पोएट्री बोलते हुए देखता था। और फिर इसमें ये था कि क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है, जो एसके है, वो पोएट्री पढ़ता है, ये है, तो अभिलाष एसके जो है, जब भी निराश होता तो वो पोएट्रीज की तरफ जाता था। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला था जो मोटिवेट होने के लिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स है, जो पोएट्री पढ़ते हैं, है ना, कि जिनको लगता है कि यार पोएट्री उनको काफी ऊर्जा देती है, जो उनको मोटिवेट करती है ना। तो ये जो ट्रेट है, वो एक्चुअल लोगों के ट्रेट है, जो मैंने जिन लोगों से बात किया, जिन लोगों से मिला, तो ये ट्रेट वहां से आए। ये कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं, वही लोग हैं जो असलियत में वहां पे रहते हैं। उस तरह वही कैरेक्टर जिनसे मैं मिला हूं, ये वो लोग हैं। तो जो अभिलाष की जो पोएट्री है, तो फिर हमने राजकमल प्रकाशन से, और जो वो है जो अपूर्व नारायण है, उनके बेटे हैं, तो हमने उनसे राइट लिया उस पोएट्री का। तो फिर हमने उस पोएट्री का इसमें वो प्रयोग किया, और मुझे लगता है कि फिर मुझे इतने मैसेज आए उस पोएट्री, क्योंकि मैं बहुत फैन रहा हूँ, मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो मुझे लगा कि लोगों को भी मोटिवेट करेगी। तो फिर हमने ये किया। फिर अपूर्व नारायण जी का मेरे पास कॉल भी आया कि जिस तरह से कुंवर नारायण जी की पोएट्री को हमने उसमें प्रयोग किया है उसको, तो वो बहुत खुश थे। तो हमने बल्कि उनको धन्यवाद किया कि आपने हमको अलाउ किया कि हम ये पोएट्री यूज कर सके। तो बेसिकली है कि ये पूरी जो पोएट्री बहुत इंटेंशनल था कि यार ये पोएट्री की दुनिया को और कवियों को सामने लाया जाए, है ना। और जो चीज मुझे मोटिवेट करती है, वो शायद और लोगों को भी मोटिवेट करेगी, क्योंकि मैं बहुत बार जब कमजोर महसूस किया हूं, तो मैं इस पोएट्री से निकल के आया हूं। तो अभिलाष भी जो है, अभिलाष जैसे उसने अपने दोस्तों को से अलग हुआ, उसने जल्दबाजी में कुछ रिश्तों को छोड़ा, कुछ अपने ईगो में कुछ रिश्तों को छोड़ा, है ना। और जैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया, है ना, वो अपने दोस्तों से अलग हो गया, है ना। तो बेसिकली उसके ईगोज थे। तो बेसिकली क्या कि वो जब बोलता है ना कि उल जलूल दुनिया को 10, मतलब कुछ एक, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक चीज को पाने के लिए बहुत सारे रिश्तों को सेक्रीफाइस कर देते हो, है ना, तो वो मोटिव है। जैसे संदीप की जो पूरी जर्नी है, वो यही है कि जब संदीप को भी लास्ट में रियलाइज होता है कि यार, कि मतलब बेसिकली हमारी पूरी इसका थीम, पूरा सार यही है कि यार क्या एक चीज को पाने के लिए, क्या रिश्तों को, दोस्तों को, माँ बाप को सेक्रीफाइस कर देना वर्थ इट है या नहीं। और पोएट्री भी यही बात कहती है। वो बेसिकली पोएट्री दो लेवल पे वो बात करती है। एक तो हार न मानने वाली, जब अभिलाष जब अपने दोस्तों के पास वापस लौटता है, तब आता है कि
कि दुर्गम वनों ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब आप अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब, सब कुछ जीत लेने में, अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो ये अभिलाष की वो जर्नी जब अपने दोस्तों की तरफ जा रहा है, दोस्तों तक पहुंचता है कि उसने अपने मन को भी जीत लिया है। जी सर। तो ये पूरा है। सबसे सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी थी कि वो मतलब आपने जो कैरेक्टर्स के भी नाम जो रखे हैं, अभिलाष है और मतलब जो हताश, वो जो हताश नहीं होता है जिंदगी में कुछ भी हो जाए। कविता की जो किताब का जो रेफरेंस, बिकॉज आपने बहुत सारे एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्पेक्स हो गया कि नजरिया बदलिए जब वो स्पेक्स चेंज करती है धैर्य का नाम इटसेल्फ, कि जब इतना कुछ एट्रोसिटीज हो जाती है वो खुद बदलती नहीं है। मुझे लगता है मतलब आई एम सेइंग कि यार उसको चिल्लाओ, उसको कुछ थप्पड़ मारो कि जब सब कुछ रेडी है ये करने के लिए, उसका इंतजार करने के लिए, बट फिर भी वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। और जबकि जब वो हार जाता है, जब वो फेल हो जाता है उसके एग्जामिनेशन का, तो वो तब भी वो एक तरीके से इतना प्यार से दिखाया है कि वो उसका इंतजार कर रही है बारिश में, और बारिश भी एक अलग मेटाफर ऑफ सैडनेस एंड एवरीथिंग, कि वो उसमें फिर भी इंतजार कर रही है। वो उसने कोई बॉयफ्रेंड या कुछ नहीं है उसका, उसके जो भी दोस्त होंगे जो भी होंगे उसमें भी वो इंतजार कर रही है कि अब शायद वो मिले और कुछ हो जाए, पर वो तब भी कुछ नहीं करता है। और वो जो एक किताब होती है एसके की पोएट्री की, वही अपने पास रखता है इंस्पिरेशन के लिए, और वो एंड तक उसको कैरी करता है। तो वो और फिर आपने जो कमरा भी वही लेता है वापस आने के बाद, जब पता चलता है एक और अटेम्प्ट अलाउड है, तो वो आपने बहुत खूबसूरती से यूज किया सर। मैं अभी का टाइम कम रह गया है, तो लास्ट में वो संदीप भैया वाला सीन एक बार देख लेते हैं। वो आई थिंक सर सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, और आई थिंक एवरीबॉडी हियर आल्सो लव्स दैट सीन। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, पर आप पर गर्व करने वाला कोई नहीं। इतना ब्यूटीफुल है। और वो सबसे बेस्ट चीज ये लगती है मुझे कि ये ना, एक तरीका होता है कि भाई ऐसा कर, या फिर दूसरा तरीका होता है कि ऐसा नहीं करेगा ना मर जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी, फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक होता है पर्सनल स्टोरी बताने का, जो अपने आप अगर आप चाहते हैं तो उसमें एक्सेप्ट कर लीजिए, अडेप्ट कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैरेक्टराइजेशन जो इतना आपने बढ़िया किया है कि वो फिर ही कॉल्स हिमसेल्फ, वो सर बुलाते हैं संदीप भैया, बिकॉज पोजीशन में अभिलाष इज हायर, तो दोनों एक दूसरे को भैया और सर, ये दोनों का रिस्पेक्ट इज ऑफ दैट लेवल, चाहे कुछ भी पोजीशन हो। तो वो बहुत ही प्यारा है सर। बिल्कुल। और वो है भी बेसिकली ये ही हमारी थीम है इस पूरे शो की, कि मतलब कि यार आप एक किसी चीज को पाने के लिए आप इस हद तक आगे चले जाओ, आप उन रिश्तों को सेक्रीफाइस कर दो, आप अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस कर दो, है ना। मतलब जैसे कि सब कुछ अचीव कर लिया उन लोगों ने, है ना। तो अभिलाष ने भी, संदीप ने भी सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन उनको उस अचीव के बाद भी क्या मिला है? एक खालीपन है उनके बीच। संदीप बोलता है कि देखो यार, मैं जो देश के लिए करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ, लोगों की तालियां मिलती हैं, लोगों के का प्यार मिलता है, लोगों की गालियां भी मिलती हैं, लेकिन आप एक लेवल पर आकर के आपको मतलब वो खुशी नहीं हो रही है। आप आपने पाने के बाद, मतलब जिस चीज के लिए आपने अपने आप को इतना झोंक दिया है ना, कि यार यही जिंदगी है, जिस संदीप को वो मतलब हमेशा जो संदीप जो उसको क्या है कि जैसे कि अभी जो आपने कहा कि मतलब उसको कि मतलब अपनी कहानी सुनाने वाला, जैसे यहाँ पे संदीप क्या है कि बेसिकली उसको समझाने नहीं आया है ना, वो बेसिकली वो भी उस पेन से गुजर रहा है ना। जैसे संदीप को कहीं ना कहीं उसने आइडलाइज किया होगा अभिलाष ने, तो वो वहां पर आता है, तो वो बता रहा है कि जैसे वो बोलता है कि नहीं, मैंने आपसे सीखा है बहुत कुछ, तो बोलता है कि मतलब तुमने बहुत कुछ गलत भी सीखा है, तो बता रहा है कि देखो यार मैं आज कैसे अकेला फील कर रहा हूँ उन सब चीजों की। तो बोलता है कि मुझे पता है धैर्य के बारे में, शायद वो अगर तूने मुझे आइडलाइज किया है तो तेरे से वो गलतियां हुई हैं, है ना। तो अगर मैं तो उन चीजों को अमेंड नहीं कर सकता, अगर तू कर सकता हो तो देख ले। वो कह नहीं रहा है उसको करने के लिए, वो अपने अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार उसने जो जिंदगी में जो चीजें की हैं, आज उसने वो पा तो लिया। मतलब बेसिकली बात कर रहा है कि यार उसको, जब आप एक सीन देखते हो तो बोला कि यार मैं जब नहीं निकाल पाया तो मैंने पीसेस ट्राई किया, और जो मुझे लगता था कि यार मेरी वापस जाने के लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी है कि मैं जब जाऊंगा तो उन 4 सालों का हिसाब कौन देगा, कि जो मैंने उसको 4 साल इंतजार करवाया और मैं बिना खाली आ जाता हूं, तो मैं एक सपना लेकर के आया था, उसके साथ जो मैंने सपना देखा था, तो वो सपना को वो सोचता है कि अगर मैं खाली हाथ गया तो इसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचेगी। बट लेकिन जो कि उसको लगता है
लेकिन कब एक सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में बदल जाती है, उसको वो आज रियलाइज कर रहा है कि नहीं यार, मुझे लगता नहीं वो मेरी सेल्फ, मुझे मेरा ईगो था, और वो ईगो मुझे इतना ले आया कि जो मेरा रॉकेट था, मतलब जिसने मुझे इतना फोर्स दिया, और आज मैं उस धुरी में हूं, उस ऑर्बिट में हूं, जो मैं जिस ऑर्बिट में मैं होना चाहता था, बट लेकिन मैं आज अकेला हूं। मतलब मैं आज वो जो सपना, मैं आज सपना शेयर नहीं कर पा रहा हूँ जिसके साथ मैंने वो सपना देखा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वही वाली चीज है कि यार, मतलब जब आप बहुत कुछ छोड़ देते किसी एक चीज के पाने के लिए, जैसे कहीं ना कहीं शायद, मतलब एक ये ख्याल भी था कि यार यूपीएससी ही, मतलब एक चीज, एक फिलॉसफी है कि मतलब जैसे यूपीएससी के, मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी, और जो मैंने मेरे को किसी ने बताया भी, और जो मतलब मेरे जो कुछ खुद के दोस्त हैं, जो मेरे साथ जर्नलिज्म, मैंने बेसिकली जर्नलिज्म किया है, मास कम्युनिकेशन, तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो जर्नलिज्म में आने से पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो नहीं कर पाए यूपीएससी, तो फिर वो जर्नलिज्म में आ गए, और तो मेरे साथ उन्होंने पढ़ाई किया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, जैसे कि ये कॉमन बता देते कि यार, मतलब कई बार क्या है ना, यूपीएससी की तैयारी आपको, आप आईएएस बनो या ना बनो, आप सिविल सर्वेंट बनो ना बनो, लेकिन उसकी तैयारी आपको जिंदगी जीना सिखा देती है, आपको नजरिया दे देती है, आपको एक पर्सपेक्टिव दे देती है ना। तो यही है, वो हमारे कैरेक्टर्स में दिखती है, वही पर्सपेक्टिव हमारे कैरेक्टर्स में दिखता है ना। जैसे कि अब जैसे अभिलाष भी है, उनकी अपनी सीख है। अब ये उस समय जब करते करते तो शायद उनको वो चीज समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब उस चीज से वो गुजर गए, तब वो आज रियलाइज करते हैं, ये उसी तैयारी का नतीजा है जो उन्होंने की है, तो उनको वो चीजें अब समझ में आने लगी है ना, वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस तैयारी में होते हो, तो आप इतना जूझ रहे होते हो ना, आपका सपना आपको इतना झकझोर रहा होता है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। तो कहने का मतलब वही था कि यार, सबको साथ लेकर के चलना जरूरी है, सबको जोड़ करके चलना जरूरी है, आप अकेले कुछ नहीं हो, आप दोस्त, परिवार, प्यार और सब कुछ यूपीएससी नहीं है। वो सपना, वो बिल्कुल जरूरी है, वो बहुत बढ़िया सपना है, वो आपको देखना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी दूसरी चीजें हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सपने हैं। आप कुछ पाओ या ना पाओ, आपके साथ आपके दोस्त होने जरूरी है, आपके साथ आपका प्यार होना जरूरी है, आपके साथ आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप होना जरूरी है। तो संदीप का यहाँ पर होना, ये वही है। और अभिलाष का भी कह रहे से, अब पहले क्या था, संदीप अक्सर उसको कुछ समझा दिया करता था, कुछ बोल दिया करता था। यहाँ पर अब आज दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, दोनों एक ही लेवल पर है। तो वो जो, तो ये था, तो जो एक पूरा केमिस्ट्री था, ये बेसिकली निकल गया। और संदीप जैसे लोग, तो मैं बताता हूँ, मैं, ये मेरे खुद के अनुभव है संदीप के। जैसे मेरे एक संदीप भैया थे, शैलेंद्र सिंह उनका नाम है, मैं आज मतलब उनका नाम भी बता दूं, शैलेंद्र सिंह उनका नाम है। वो मेरे भोपाल में जब मैं पढ़ता था, तो वो मेरे संदीप भैया थे। तो वो कैरेक्टर, जैसे मैं रिसर्च करते थे, समझ में आया था कि वही वहां पे, जैसे मैंने एक स्केच बनाया था रबीश की रिपोर्ट, तो उसमें अगर देखा हो शायद आपने, तो रबीश की रिपोर्ट यूपीएससी की तैयारी करके एक स्केच मैंने बनाया था। तो उसमें एक भाटू है, हमारे कलीग है, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर हैं, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं वो। तो वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं जो सीनियर है और जो सबको ज्ञान देता रहता है। तो ये तो क्या है कि खुद का निकल रहा है, सबको ज्ञान देता रहता है। तो ये उस तरह के कैरेक्टर हैं वहां पर यूपीएससी, मतलब राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, और ये हर जगह, इलाहाबाद में भी हैं, और मतलब शायद बैंगलोर में या चेन्नई में, जहां जहां पर, इंदौर में, जहां जहां तैयारी, तो उस तरह के लोग वो तो खैर एक पार्ट है, उस तरह के लोग वहां पर हैं। तो वहां को थोड़ा सा फनी था, तो वो सारी चीजें। बट ये जो संदीप भैया है, ये एक्चुअल जिस तरह से मेरी जिंदगी में संदीप भैया रहा, जिसने मुझे मोटिवेट किया, वहां से आता है। और इसका हरियाणवी होना, क्योंकि राजेंद्र नगर में क्या है कि बहुत डाइवर्स जगहों से, मतलब अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो वो माहौल है। और जैसे हरियाणा को एक बहुत हमेशा एक अलग, मतलब कि फनी और ये उस तरह से दिखाया गया है, बट ऐसा है नहीं। मतलब मैं क्योंकि हरियाणा से आता हूँ, तो मैंने देखा है भाई, वहां और भी मेरे जैसे, मतलब मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे, मतलब मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इतने सिंसियर हैं। वहां पे कितने सारे संदीप भैया हैं जो मेरी जिंदगी में रहे हैं। तो उसका कैरेक्टर पूरा उस तरह से निकल के आता है। और संदीप बहुत मैच्योर, बहुत सिंसियर, कमिटेड, एक रिलेशनशिप में रहने वाला, सपने देखने वाला, जो ईमानदार है, जो सिंसियर है। तो वो उस तरह का कैरेक्टर है जो अभिलाष को इसीलिए वो चीज इंप्रेस करती है, वो चीज जिससे वो चीज जिसमें वो चीजें, इसीलिए वो चीजें उस पर इम्पैक्ट भी डालती हैं। जो अगर वो कुछ कहता है तो उसको मानता है कि नहीं यार, ये संदीप भैया कह रहे हैं, तो शायद इस बात में दम होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी देखता है, उनके डिसिप्लिन को देखता है, उनके रिलेशनशिप, उनके कमिटमेंट को देखता है जिंदगी में। मतलब आई थिंक बेस्ट चीज क्या है संदीप भैया के बारे में कि जो भी डेडिकेटेड है यूपीएससी के लिए, मतलब पूरी स्टार्टिंग से इतना लगता नहीं है वो अपने गर्लफ्रेंड में लगा है, वो हर चीज में है,
उसका डेडिकेशन बिल्कुल नहीं है। जो एसके है, एसके एकदम डेडिकेटेड है, वो जिंदगी झोंक दिया है, तो वो भी एकदम आदर के साथ संदीप भैया के साथ रहता है। तो मतलब शायद सारे एरिया में उनका नाम प्रसिद्ध है कि ही कुछ ना हो इनका हो जाएगा। तो उनकी और मतलब प्यार से भी जो सनी चीज है वो मुझे इतना प्यार, बहुत ही प्यार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें एक और सीन मुझे अच्छा लगा कि वो सूरज की तरफ देख रहे हैं सनराइज आ रही है उनके फेस पे स्टार्टिंग में कि अरे कोई नहीं। फिर जो उसमें बारीकी आपने जो की है कि वो फोन नहीं यूज करते हैं बिकॉज उनकी हैसियत नहीं है उस वक्त, बट वो बताते नहीं है। एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनकी सबसे अच्छी बात है वो पूरे सच्चे हैं। जो एक प्रॉपर आईएएस ऑफिसर है, जो पूरा सच्चा आदमी है, और वो अभिलाष के लिए सोच लेता है कि वो डॉक्टर के लिए अरेंज कर लेगा, मगर उसका दिल नहीं मानता है वो चीज के लिए। और मतलब वो बहुत 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 अच्छा कैरेक्टर स्केच मुझे लगा उनका। तो मुझे ये राइटिंग से रिलेटेड भी एक सवाल था आपसे कि जब नॉर्मली हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं एज राइटर्स लिखते हैं, तो ऐसा होता है कि 5 लोग अगर सपोज दोस्त हैं तो 5 ही एक मेंटालिटी के हैं, वो एक तरीके से सोच रहे हैं। अगर कोई घर पे कोई काम करने वाला आ रहा है तो भी उसी लेवल का है। तो एकदम इतना डिफरेंशिएशन करना, इतने लेयर्स लाना, वो आप कैसे करते हैं? और कौन सा चीज, मतलब आप फोटोग्राफ लगाते हैं घर, बिकॉज इतने 15-20 चीजें हैं। अमीश त्रिपाठी सर का मैंने देखा था कि उन्होंने बोला था वो एक्सेल शीट में शायद अपनी कहानी लिखते हैं। तो सबके इतने डाइवर्स हैं, आप कौन सा प्रोसेस और कैसे करते हैं? अमीश क्या करते हैं? उनका अमीश एक एक्सेल ये शीट में टाटा लिखते हैं, लिटिल आपने बताया। उन्होंने कहा था कि वो एक्सेल शीट यूज करते हैं, उनको उससे बहुत अच्छा लगता है। एक इंटरव्यू उन्होंने किसने कहा। हाँ नहीं, देखिए कैरेक्टर का तो क्या होता है ना कि बेसिकली क्या होता है कि ये तो एक फॉर्मूला है। जैसे कि आप दो सेम तरह के दोस्त नहीं हो सकते, है ना। आप या तीन, जैसे कि ना, जैसे कि आप कहें जैसे कि 3 दोस्तों की कहानी है, बेसिकली ये 3 दोस्तों के बारे में है। बाकी तो बाकी कैरेक्टर्स आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है कि जब आपको एक कहानी को आगे बढ़ाना होता है ना, तो आपको थोड़े से डाइवर्स कैरेक्टर रखने होते हैं, है ना। तो ये टेक्निकल सी चीज है। इसको आप कहानी के आप इसको फिर आप कैसे क्रिएटिवली करते हैं इस टेक्निकल चीज को, ये फिर आपका एक एज अ राइटर आपका गुर होता है, बेसिकली आपकी एबिलिटी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली देखिए, आप दो एक सेम तरह के लोग होंगे तो आप उसमें कम्युनिकेट नहीं करवा सकते, आप उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ये दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा राइटर हो, बहुत ही रेयर आपको दिखेगा कि वो दो सेम तरह के लोग, आप अगर सिनेमैटिक या फिर आप लिटरेचर में आप कहीं पर भी आप देखें, कोई सेम तरह के कैरेक्टर एक दूसरे के दोस्त हो, नहीं है। आप देखोगे जय है और वीरू है, दोनों अलग कैरेक्टर है, क्योंकि आप उस कॉन्फ्लिक्ट से आपको कहानी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आपको अक्सर आप कोई भी कहानी कहें तो आपको कैरेक्टर्स को तो उतना उस तक दिखाना ही पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप खुद उठा करके देखिए, चाहे 3 दोस्तों की हजारों कहानियां लिखी गई हैं, है ना, हजारों कहानियां हैं, बट लेकिन आप देखेंगे तो उन ज्यादातर में मेरे ख्याल से 99 में तीनों कैरेक्टर अलग अलग मिलेंगे, है ना। क्योंकि आपको एक 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 डाइवर्सिटी मिलती है, आपको उनको कम्युनिकेट कराने का, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने के मौके मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको अपने कैरेक्टर्स को अलग करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट कराओगे? अगर आप मेरे दिमाग में सेम कोई बात चल रही है तो मेरा दोस्त सेम वैसा ही है जो मेरी साइकी का है ना। तो मतलब मैं बिना हमको शायद बात करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो मैं बोलूंगा अरे यार एक काम करते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वो बोलेगा हाँ चलो चढ़ते हैं। नहीं ये क्या, ये खत्म हो गया यहाँ पे, बोला सीढ़ी पे चढ़ते हैं, नहीं यार एक काम करते हैं, सीढ़ी से नहीं, पीछे से घूम के रस्सी डाल करके तब चढ़ते हैं। अब उसमें क्या है कि उन्हें, अब उसने उसका एक लॉजिक दिया कि हमको पीछे से क्यों जाना चाहिए, ताकि हम दिखाई ना दे, यहाँ से हम दिख सकते हैं, है ना। तो क्या है कि एक आदमी जो, और वो रिस्की काम है, लेकिन एक आदमी जो रिस्क ले सकता है, वो बोला नहीं यार वहां जाएंगे तो रिस्क, यार हम मर भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। बोला अरे अरे अब ये काम करने जा रहे तो हम करें। तो क्या है कि जब दो डाइवर्स सोच के लोग, है ना, जब तो दो अलग अलग किस्म के लोग जब एक चीज में, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं कहानी में। तो ये बहुत टेक्निकल चीज होती है, अलग अलग तरह के लोगों को रखना। और इससे क्या है कि, और इससे दूसरी जो चीज होती है, इससे आप एक लार्जर ऑडियंस को कवर कर पाते हैं। आप कोई एक कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे थे ना, हम समाज में, मैं एक अलग तरह का कैरेक्टर हूं, आप एक अलग तरह के कैरेक्टर है ना, और बाकी अलग तरह के कैरेक्टर। यूपीएससी में भी, राजेंद्र नगर में भी अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग आते हैं, है ना। एक ही तरह की पर्सनैलिटी के लोग तो नहीं होते ना,
सिमिलैरिटीज तो भैया हाँ बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो आप भी अच्छे इंसान है, ये भी अच्छा इंसान है, मैं भी अच्छा इंसान हूँ, चौथा भी कोई अच्छा इंसान है, अच्छे इंसान हो सकते हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं, है ना, बट छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें मिलेंगी, बट एक पर्सनैलिटी का कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन एक सोच, एक नजरिया, कहीं ना कहीं तो आदमी कॉन्फ्लिक्ट करता ही है ना। तो जब आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना होता है, जब लार्जर ऑडियंस को देखना होता है, तो बहुत तरह के कैरेक्टर होते हैं, तो आप कहानी के लिए उन लोगों से भी रिलेट होना चाहिए ना। जैसे कि किसी को लगा कि गुरी, जैसे मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, अरे गुरी तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं भी एस्पायरेंट हूँ। अरे मेरे को लगा अरे अभिलाष तो बिल्कुल मेरे जैसे कैरेक्टर है, मैं भी एस्पायरेंट हूँ। उसने बोला अरे एसके तो बिल्कुल मेरे जैसा, मैं आज पढ़ा भी रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरे जैसे कैरेक्टर है। तो क्योंकि वो अलग है, उन्होंने अपने आप को देखा, अगर वो अभिलाष जैसा ही होता तो शायद वो अब टीचर नहीं होता। उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि उसकी अपनी सोच थी, उसका अपनी पर्सनैलिटी थी, तो वो थोड़ी सी अलग हो गई, है ना। उन लोग की कहानियां एक हो सकती है, एक डायरेक्शन में बढ़ सकती है, जैसे कि तीनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, तीनों ने फैसला किया कि हम करेंगे, है ना, तीनों दोस्त थे, स्कूल से कॉलेज से उनका फैसला था कि हम करेंगे। तो अपनी मजबूरी की वजह से एक जॉब पे चला गया, उसने वहां से तैयारी की, दो इधर आ गए, जिनके पास सोर्सेज थे, जिनके पास चीजें थी, वो कर रहे हैं। जब तीनों वापस मिलते हैं तो हमारी कहानी आगे बढ़ जाती है। तो वो कैरेक्टर को अलग रखना तो ये टेक्निकल चीज भी होती है, और आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव को भी उसमें पकड़ते हो। संदीप का जैसे मैंने बताया कि संदीप तो मतलब मेरे जिंदगी में बहुत संदीप भैया रहे हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं, मतलब जो उस तरह के हैं। तो हरियाणवी को उस तरह का कैरेक्टर कभी देखे ही नहीं गए थे हम, मैंने तो कभी नहीं देखे। तो वो मुझे, मेरी जिम्मेदारी थी कि मतलब मैं जिस तरह के मैंने लोगों को देखा है, तो मैं उस तरह के लोगों को लेकर आऊं। मतलब मेरे खुद का दोस्त वैसा है। अब मेरा दोस्त है अमित, जिसकी भी किताब आई है सुल्फियार, वो जो करे उसका नाम वो अमित ओल्यान है बेसिकली। तो इसमें भी संदीप का ना संदीप ओल्यान है, तो वो बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी से बहुत मैच करता है। तो ये सब रियल कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में, ये रियल कैरेक्टर्स हैं, ये बहुत रियल कैरेक्टर्स है। और जो वहां पर रहते हैं उस तरह के लोग, जिनसे मैं मिला हूं पर्सनली, जिनसे मैंने बातें की है पर्सनली, मैं उनके साथ उनके घरों में गया हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाया है, ये वो लोग हैं। जी सर। तो ये अपने आप से कैरेक्टर अलग हो जाते हैं। एक्टिंग से रिलेटेड पूछना था कि कैसा आपका इंटरेक्शन था एक्टर्स के साथ? क्या एवरीवन वाज अप्रोचिंग यू एवरी नाउ एंड देन कि ये मैंने सोचा है, क्या मैं ये कर रहा हूँ वो ठीक है, ये गलत है, या फिर कौन से पॉइंटर्स थे जिनसे आपने उनको सिलेक्ट किया था टू? हाँ, ये देखिए सेट पे क्या है कि मेरे कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से मैं शूट पे नहीं जा पाया था। तो मेरा डायरेक्टली एक्टर्स के साथ जैसे कि जो हमारा नरेशन वाला हिस्सा होता है, नरेशन वाला जब रीडिंग वाला जो हिस्सा होता है, तो उसमें राइटर हमेशा मौजूद होता है, और हमारे टीवीएफ में राइटर सेट पे होता ही होता है। ये हमारा रूल बुक है कि मतलब जब राइटर को होना जरूरी होता है। तो मेरा डायरेक्ट एक्टर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, बट स्क्रिप्ट की जो सारी चीजें थी, जो फीलिंग थी, वो अप्पू के थ्रू हुई है। वो सारी चीज जो मेरा जो डायरेक्टर है, तो अप्पू ने वो जो, क्योंकि अप्पू और मेरी इतनी सारी बातें हो चुकी थी कैरेक्टर्स के बारे में और इन सब चीजों के बारे में, तो वो पूरा जो रीडिंग वाला जो पूरा सेक्शन था ना, वो अप्पू ने पूरा लिया है। तो उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहा है उनके साथ। तो वो फिर अलग तरीके से, मतलब मैं उस लेवल पे वो चीज कह सकता हूँ कि मतलब जो इंटरेक्शन जो, क्योंकि इससे पहले भी जैसे हमने जो स्केचेस किए हैं या वो किए हैं, तो आप सीन डिस्कस करने का जो पहला इंटरेक्शन राइटर का ही होता है एक्टर्स के साथ। जो फीलिंग होती है, जो चीज होती है कि मतलब किस तरह का जो कैरेक्टर है वो सोचा गया, इमेजिन किया है, तो पहले वो होता है। बट इस केस में अप्पू के साथ अप्पू ने वो चीज की है। या हाय, मेरा हाय क्वेश्चन था अंकुर, हाय। कि मेरा क्वेश्चन था कि हाउ लॉन्ग वाज योर द राइटिंग प्रोसेस, लाइक हाउ मेनी पीपल वर इन द राइटर्स रूम? थोड़ा अगर आप उस पर बात करें कि मतलब इतनी पूरी सीरीज लिखने में कितना टाइम और एफर्ट, थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मुझे लगता है कि देखिए ये ना, क्योंकि ये अगर आप टोटल ड्यूरेशन लें, जब लिखना स्टार्ट किया था और जब शूट हो रहा है, तो इसमें ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास का टाइम लगा है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 2 ढाई साल 2 साल। और इसमें आप वो पीरियड भी काउंट करके चल सकते हैं जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय हम शूट नहीं कर रहे थे। तो उस समय क्या है, क्योंकि एज अ राइटर जब आपके सामने आपकी स्क्रिप्ट है,
तो आप कुछ ना कुछ पेंच करते रहते हो, क्योंकि आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी सीन से। तो आपको लगता है कि यार ये सीन है, तो आप उसमें छेड़खानी कुछ कुछ करते रहते हो, कुछ कुछ चीजें चेंज करते रहते हो, कुछ कुछ आपको हमेशा लगता रहता है ये सीन और बेटर हो सकता है, ये और बेटर हो सकता है। तो जिस प्रोसेस में हमने लॉकडाउन था, तो उसमें भी मेरा लगातार काम चलता रहा। बट लेकिन हो सकता है कि जब हमने ये 2018 में ये कुछ कुछ इसको सोचना, इस पे काम करना शुरू कर दिया था 2018 में, और उसके बाद हम कुछ 2000 जैन 90s के आसपास हमारी पूरी कहानी तैयार थी, और जनवरी में, बल्कि मतलब 4-5 जनवरी के आसपास में, तो कुछ इस तरह से, मुझे एग्जैक्ट तो भी डेट याद नहीं है, वो देख के बता सकते हैं। तो उस समय तो हमारी पूरी कहानी और पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा सारी चीजें तैयार थी, डेवलप थी सारी चीजें। तो फिर उसके बाद फिर आप चीजें नई नई लिखना शुरू करते हो, उसमें पेजेस पे आना शुरू हो जाते हो, फिर आप उसको नरेशंस करना शुरू करते हो, फिर नरेशंस में फीडबैक आते हैं, फिर लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त है हरमन, हरमन वडाला, तो वो मेरे साथ इसमें मौजूद था, तो मैं स्क्रिप्ट लिखता था और उसको सुनाता रहता था, तो हरमन का फीडबैक उसमें आता था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फीडबैक एक राइटर के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने एक सीन में होते हो, तो आपको तो लग रहा होता है बहुत अच्छा लिखा है मैंने, लेकिन जब आप सामने वाले को सुनाते हो, तब आपको समझ में आता है कि अरे मतलब जिस 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 चीज को सोच करके मैंने वो चीज लिखी है, वो चीज अभी नहीं जा रही है सामने वाले को। मतलब मैं चाहता हूं कि ये मैसेज जाना चाहिए इस सीन का ये मोटिव है कि वो ऐसे कन्वे होना चाहिए। तो आपको तो लग रहा है, क्योंकि आपकी बहुत सारी बातें हैं जो आप शायद वर्ड्स में नहीं लिखते, लेकिन आपके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि आप उस चीज को समझ रहे होते हो, तो आपको ऐसा लग रहा होता है वो चीज जा रही है। लेकिन जब आप सुनाते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार ये अच्छा सामने वाले को इतना आसानी से नहीं पड़ रहा है, आपको तो क्योंकि ऑडियंस को सुनाना होता है ना, तो ऑडियंस के सामने वो चीज बहुत सिंपली जानी चाहिए, है ना। तो वो इसमें बहुत, इसीलिए टीवीएफ में भी क्या होता है ना, टीवीएफ में नरेशंस का बहुत कल्चर है। मतलब आपकी इतनी नरेशंस होती है, आपके इतने रीडिंग ड्राफ्ट्स होते हैं, आप लिखते हो, सुनाते रहते हो, सुनाते रहते हो, सुनाते रहते हो, तो आपको मतलब आपको बहुत सारा टाइम तो सुनाने में ही निकलता है कि यार अभी इस लेवल पे सुनाया जाएगा। आप जैसे पहले आप में जैसे मेरा दोस्त है, तो मैंने पहले उसको सुनाया, जो मेरे साथ ही बैठता था, तो उसको उसको मैंने सुनाया, तो उसने बोला यार मेरे को इसमें ये प्रॉब्लम लग रही है। तो बोला ठीक है, मैं सीन को लेके वापस बैठा, तो मैंने उसमें चेंजेस किए, उसने बोला कि हाँ ये अब सीन अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे, जो शेरी है, हमारे जो इसमें जो क्रिएटर भी हैं, तो जैसे फिर उनको सुनाया वो सीन, तो उनको कुछ फीडबैक आया, यार इसमें को ऐसा लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी मुझे इसमें ये प्रॉब्लम लग रही है। तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये है, लेकिन तो हमको लगा कि हाँ ये इनका ये पॉइंट वैलिड है, तो हमने उसको फिर उसमें भी वो चेंज किया। और फिर हमने फिर नरेशन हुई, जैसे कि मान लो स्क्रीनपति टीम के साथ, जिसमें 8-10 लोग हैं, उनको सुनाया, तो उनका एक फीडबैक आया, है ना। और तो उसके बाद फिर एक और बड़ी टीम हुई, फिर हमने सीनियर्स को सुनाया, फिर हमने कोर टीम को सुनाया, फिर उसके बाद 50 लोग के साथ एक नरेशन हुआ, जिसमें बहुत ब्रूटल फीडबैक्स आते हैं। तो मतलब कि हमारी तैयारी उस तरह की है कि यार मतलब आपको कि मतलब आप हमको, क्योंकि हमारा सबका मोटिव यही रहता है कि यार स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो 50 लोग बैठ के नरेशन सुनते हैं, आपकी धड़कनें बड़ी होती है यार, 50 लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप होता है ना कि मतलब यार हर तरह की ऑडियंस होती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कोई उससे रिलेट करता है, कोई नहीं रिलेट करता है। तो हम बेसिकली लार्जर पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो लोगों को कोई चीज रिलेट हो। तो इसीलिए बड़े ग्रुप में, कि फिर अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब कि वो चीज वर्क कर रही है। एक आध को अगर वो चीज नहीं भी जम रही, तो हम मान के चलते हैं कि हाँ कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस से उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं। तो वो होता है, लार्जर उस पे होता है। तो इस तरह से प्रोसेस बहुत लंबा टीवीएफ में चलता है। राइटिंग में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लगातार नरेशन से रीड्राफ्ट पे रीड्राफ्ट, रीराइटिंग पे रीराइट, बहुत सारी चीजें होती है, और ये प्रोसेस काफी टाइम ले लेता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ रुचा। हेलो, मेरा क्वेश्चन था हाय कि रुचा। जब आप प्लॉट कर रहे हो, तो आप पहले क्या डेवलप करते हो? स्टोरी एज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेंड्स, या कैरेक्टर्स, क्या पहले डेवलप किया था? यार मुझे लगता है कि देखिए सबके अपने तरीके होते हैं। वैसे बेसिकली जैसे मेरे साथ अक्सर क्या होता है कि मैं पहले कैरेक्टर डेवलप करता हूँ, कि जैसे कि ये कहानी 3 दोस्तों के बारे में थी, तो पहले 3 दोस्त आए कि अब 3 दोस्त हैं और इनका बैकग्राउंड ये है, अब हमारी कहानी शुरू होती है। और फिर कहानी में आप जो कहना चाहते हो, है ना, तो आप उस डायरेक्शन में जाते हो। जैसे कि ये होता है कि आपके दिमाग में आप पहले शुरुआत सोचते हैं, 3 दोस्तों की कहानी और 3 दोस्तों
और 3 कॉलेज के दोस्त हैं, और अब वो यूपीएससी की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, और आपके दिमाग में हल्का हल्का ये आता है कि यार आप लास्ट में ये मैसेज देना चाहते हो, लोगों के पास ये मैसेज जाना चाहिए, और उस मैसेज आता है उसका आप एक एंड, रफ सा एक एंड सोच लेते हो कि किस तरह का ये एंड होगा। तो आपको आपका स्टार्ट और आपका एंड मिल चुका है। अब आप इस बीच की कहानी फिर लिखना शुरू करते हो, और वो कहानी फिर एक फ्लो में चलती है। फिर उसके बाद आप उसको स्क्रीन प्ले में ढालते हो कि मतलब किस तरह से स्क्रीन प्ले में वो लोग आएंगे, कैरेक्टर्स धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे, और किस किस तरह के कैरेक्टर होंगे। तो धीरे धीरे अपने आप की स्टोरी जैसे आगे बढ़ती जाती है तो कैरेक्टर भी डेवलप होने लगते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कैरेक्टर्स कहाँ आते हैं, कैरेक्टर वहां आते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। आप कई बार जबरदस्ती किसी को नहीं डाल सकते हो। जैसे आप 3 दोस्तों की कहानी हमने कहनी शुरू की, तो हमको लगा कि 3 दोस्तों ने ये कहानी में, अब इसमें हमको एक ऐसे बंदे की जरूरत है कि यार जो, अब ये जो हमारा एक कैरेक्टर ये किसी चीज में फंस रहा है, अब इसका वो दोस्त हेल्प नहीं कर सकता, इसका वो दोस्त हेल्प नहीं कर सकता, तो हमें चाहिए कि यार एक अलग कैरेक्टर चाहिए। तो इसमें वाली अंकल आ जाते हैं जो कि उसको आईना दिखाएंगे, तो उसमें वाली अंकल की एंट्री हो जाती है। तो वाली अंकल आपके आपका उसका कैरेक्टर बन चुके हैं। अब फिर आप वाली अंकल को बाद में कैसे यूज करते हो, तो फिर वो कहानी के साथ अपने आप प्रोग्रेस करने लगता है, वो कैरेक्टर की वो अपने आप उस कहानी में जुड़ने लगता है ना। तो फिर ऐसे ही फिर दूसरा कोई कैरेक्टर आएगा कि यार अभी है तो यार इसकी एक जैसे कि प्रेम कहानियां, तो क्या होता है कि बेसिकली हमारा कल्चर का हिस्सा है, हमारे सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। मतलब कोई भी कहानी बिना प्यार के शायद ही पूरी दुनिया में फिल्मों में ऐसा होता ही नहीं कि आप उसकी जैसे कहानी जेम्स बॉन्ड की, फिर भी आप उसमें उसका एक लव एंगल डाल ही देते हो। खैर जेम्स बॉन्ड का थोड़ा सा अलग होता है कि वो कि मतलब केवल कि मतलब वो कि बस उसकी शायद लव इंटरेस्ट नहीं होता, वो दिखाते हैं उसका लव इंटरेस्ट, बट वो उनको यूज कर रहा होता है। बट उसका कैरेक्टर जिस तरह का है कि थोड़ा सा मतलब बह जाता है इमोशन में, वो थोड़ा सा हाँ, तो उस तरह का कैरेक्टर है कि जो लड़कियों को पसंद करता है और वैसा वाला है। तो वो उनकी आदत, तो मतलब और क्योंकि वो बेसिकली उसका क्या है कि वो लड़की और जो फीमेल कैरेक्टर को दिखाना उसमें चाहते हैं कि मतलब वो कहीं ना कहीं उनको जोड़े रखना चाहते हैं हर। और ये जैसे प्रेम कहानियां, हर कोई भी कहानी एक प्रेम कहानी के बिना मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट नहीं होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक कहानियां अलग किस्म की होती है। तो प्रेम कहानियां डालना तो हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है, और हम भारत तो इतना वाइब्रेंट कंट्री रहा है, तो मतलब वो चीज और लोगों को अच्छी और लोग रिलेट भी करते हैं, क्योंकि हर एक की जिंदगी में प्यार, हर एक की जिंदगी में ब्रेकअप, हर एक की जिंदगी में दुख रहा ही है, तो लोगों को भी रिलेट होता है। और उस जिंदगी में भी है, जिसमें बहुत सारे लोगों से मिला तो सबकी अपनी प्रेम कहानियां थी, सबकी अपने किस्से थे। जैसे हम उसमें देखते हुए, जैसे कि अरविंद सैमुअल का एक किस्सा हम उसमें सुनते हैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी एक किस्से होते, तो कैरेक्टर इस तरह से जुड़ते चले जाते कहानी के में उस समय कैरेक्टर्स की जरूरत के हिसाब से। फिर जब आप पूरी एक कहानी लिख लेते हो, तब आप कैरेक्टर्स का प्लेसमेंट करना शुरू करते हो कि यार कहानी में कई बार फिर क्या होता है ना कि यार कि कहानी में क्या सीन ड्रैग हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि फिर यार अच्छा ड्रैग हो रहा है, तो आप एक काम करो, इस कैरेक्टर को उठा करके यहाँ डाल दो, कि यहाँ पे उस कैरेक्टर को पुट कर देते, ताकि कहानी में ये आए और एक झटका दे करके चला जाए कहानी को। ताकि कहानी में क्या ना, जैसे वो बोलते हैं ना, मतलब ग्राफ जो होता है कहानी का, जो वेरिएशंस होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ताकि ऑडियंस को भी सरप्राइजेस मिलते रहे, है ना। तो वो कहानी का जो वो है, वो होना बहुत जरूरी होता है। तो फिर आप पूरी कहानी, पूरे कैरेक्टर बनने के बाद फिर आप कैरेक्टर्स को एडजस्ट करते हो, किसी को आगे लाते हो, किसी को पीछे लाते हो, किसी को जोड़ देते हो, किसी को इधर कनेक्ट करते हो, किसी को इधर करते हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है धीरे धीरे, और वो फिर पूरी कहानी होने के बाद ही वो फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपांशु का। हेलो सर। सर मेरे को ये पूछना था कि ये एज अ राइटर ये कितना आपका कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि हम स्टीरियोटाइप ब्रेक करें। जैसे फर्स्ट एपिसोड में ही पंजाबी कपल दिखते हैं हमको, वो बोलते हैं, वो बार में बैठे हुए होते हैं, तो वो बोलते हैं हर पंजाबी क्या पीता ही जाएगा क्या, जैसे वो। और जैसे आपने कहा हरियाणवी करेक्टर संदीप भैया का, आपने कहा कि आपने देखे हैं ऐसे, जैसे स्टीरियोटाइप करा जाता है जनरली, तो उस बारे में कुछ बताएंगे सर कि कैसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या होता है ना, जैसे कि आप कैरेक्टर्स को तो नहीं हटा सकते, क्योंकि जैसे कि वालिया अंकल है, जैसे कि वो पर्सनैलिटी से हो सकता है स्टीरियोटाइप लगे कि हाँ राजेंद्र नगर में एक पंजाबी मकान मालिक होगा, ये वहां होते हैं। अगर आप उसको नहीं दिखाओगे तो फिर आपको अटपटा लगेगा कि यार ये अचानक, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं, अगर मान लो वहां पे ये हो सकता है बिल्कुल, बड़ी मेजोरिटी में नहीं होगा। जैसे कि साउथ इंडियन, हमारा एक साउथ इंडियन वहां पे कोई मकान मालिक है, तो आप वो रेयर देखोगे, है ना, आप वहां उसको नेचुरली सेटअप में नहीं देखोगे। लेकिन वहां एक पंजाबी
जैसे कि ओल्ड राजेंद्र को बेसिकली रिफ्यूजी एक कॉलोनी माना जाता है कि मतलब वहां से मतलब जो पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुआ था तो वहां जो उधर से जब लोग आए थे तो वो इसी एरिया में एक साथ जब वहां से निकले थे, तो हमारे जो सिख हैं, सिंधी हैं और जो हिंदू लोग हैं तो वहां पर आकर के बसे थे, क्योंकि वो एरिया वहां पे आकर शिफ्ट हो गए थे, तो ये उन्हीं लोगों का बेशक एरिया माना जाता है। तो अब वो वहीं फिर वो रहते रहते उन्होंने अपने काम धंधे सेटअप किए और फिर वो उन्होंने वहीं रहना शुरू किया और धीरे धीरे अपने घर बनाए और धीरे धीरे फिर वहीं पे एक दिन राजेंद्र नगर पूरा बस गया, पूरा जो यूपीएससी का जो सेटअप है वहां क्रिएट हो गया, वो हब बन गया वहां पर। तो यही लोग अब वहां रहते हैं। तो आपको जो वहां का जो नेचुरल सेटअप है वो आपको रखना पड़ेगा उन कैरेक्टर्स के रूप में। जैसे कि पंजाबी एक ऑनर है ना, तो वो आपको रखना पड़ेगा। साउथ इंडियन डाल दोगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिर ऐसा लगेगा कि राजेंद्र नगर तो है ही नहीं है ना। तो आपको उतने लेवल पर तो स्टीरियोटाइप होना पड़ता है, लेकिन जब आप उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को आपको तोड़ना पड़ता है। जैसे कि उसी सेटअप में कोई एक ऐसा बात, जैसे कि वो है कि जब हम उसमें ये कहते हैं कि वो बोलते हैं अरे पंजाबी है भाई, जैसे कि जब उनकी जो वाइफ है वो पी रही, वो भी पीती हैं, हाँ तो वो भी पीती हैं मान लो, तो बोलते हैं कि अरे पंजाबी है भाई, ये तो हमारी आदत है ना। बट लेकिन आगे जब एक सीन आता है तो उसमें जो पंजाबी गर्लफ्रेंड है वो बोलती है अरे पंजाबी तो सारा बाहर पी जाओगे, मैं भी तो पंजाबी पी रही हूँ क्या। तो आपने उसी पंजाबी को उसी स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए दिखा दिया कि हर पंजाबी वैसा नहीं है ना। वो एक कैरेक्टर की पर्सनैलिटी हो सकती है, आपको उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए आप एक लेवल तक स्टीरियोटाइप जाते हैं, फिर आप उसी को तोड़ते भी हो। जैसे संदीप भैया का जो कैरेक्टर है, संदीप भैया का जो कैरेक्टर है मतलब वो जो हरियाणवी पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको हमने देखा ही नहीं आज तक, है ना। अब उस सेटअप पे जो यूपीएससी की तैयारी करने आएंगे यार, आप वो फनी नहीं हो सकते, वो ऐसे नहीं होते, वो सिंसियर लोग होते हैं, उनकी अपनी मतलब डीप कमिटेड रिलेशनशिप में वो लोग हैं, है मतलब। और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और जो बहुत साल गवर्नमेंट जॉब करके आया है, वो बहुत सीनियर है, जबकि वो एक तरीके से अभिलाष के बराबर ही है। वो मतलब वो भी लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है, अभिलाष भी लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है, बट वो फिर भी सीनियर है ना। उसकी एक मैच्योरिटी, उसका ब्रेन लेवल अलग है, उसकी मैच्योरिटी अलग है ना। तो फिर आप उसको तोड़ते हो कि भाई आप उस किस सेटअप में हो, किस दुनिया में हो, तो आपको बहुत सारी हेल्प उस सेटअप से भी मिलती है कि यार इस सेटअप में हम ये लिबर्टी ले सकते हैं कि यार इस तरह का कैरेक्टर हो सकता है यहाँ पे। तो फिर वो आप थोड़ा सा सोचते हो तो नेचुरल सेटअप में आपको उस तरह कैरेक्टर मिल जाते हैं, तो आपको वो खुद सोच करके थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ता है। अगर आप उसको आपको वैसे ब्रेक नहीं करते तो फिर आप उसी तरह के कैरेक्टर को ला करके आप ब्रेक कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसको ब्रेक करने के। जी सर, आई थिंक सर क्वेश्चंस हो गए। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड, बिकॉज आई थिंक सबसे बेस्ट चीज सर अभी लॉकडाउन में वर्स्ट चीज ये रही है कि डेथ्स वेथ सब कुछ बहुत सारी खराब चीजें हुई हैं कोविड के टाइम पे। तो आई थिंक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से 118 मिलियन व्यूज हो गए आई थिंक सब मिला के। मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि आपने जो एक बहुत प्यारी चीज रखी है पॉजिटिव अप्रोच, जो एक तरीके से एक हैमर करती है हर एपिसोड में, हर एक 10-15 मिनट में, कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। और आई थिंक जो व्यूअर होता है वो हमेशा अपने आप को प्रोटैगनिस्ट देखता है, तो सबको लगता है कि यार मैं ये हूँ, और फिर डिफाइन करता है कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ। तो वो सर आपने जो रखा है, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड सो मच अक्रॉस द कंट्री एंड द ग्लोब। तो वो सर हाउ डिड यू कम टू दिस? वाज इट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और जस्ट बिकॉज यू फेल्ट इट? नहीं, लॉकडाउन से पहले तो सब रेडी हो चुका था। पॉजिटिव अप्रोच का तो मतलब जो टॉपिक ही, जैसे क्या है कि ये बेसिकली कहाँ से ये टॉपिक आया कि जैसे कि मतलब मैं क्या करता था कि मैं बेसिकली वो देखता था, लोगों से जब बातें करता था, जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स थे उनसे बातें करता था और उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था, है ना। तो उसमें क्या होता है कि मैं जैसे कि एग्जांपल मैं अगर लूं, जैसे कि मैंने 10 लोगों से बात किया, तो मैंने 10 लोगों से सेम तरह का सवाल पूछा, है ना। तो और 10 लोगों में से 8 लोगों ने सेम कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो सेम है सबकी बातों में। जैसे कि एग्जांपल की ये करके कि यार एग्जाम में पॉजिटिव अप्रोच से राइटिंग होना चाहिए, है ना। जैसे कि प्लान बी होना चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट कि मतलब यार सब्जेक्ट कैसे चूज करें, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना। तो मैंने देखा कि यार बहुत सारे लोगों के एग्जांपल में ले रहा हूँ, 10 में से 8 लोगों की सिमिलर प्रॉब्लम्स है। तो उससे हमें समझ में क्या आता है कि यार ये वो प्रॉब्लम्स है जो हर एस्पायरेंट फेस करता है।
है ना। और जो नहीं भी करता है, तो अगर 10 में से 8 लोग अगर सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मतलब बाकी जो 2 बचे हैं वो इस बात को समझते जरूर होंगे, उनकी सॉर्टेड हो गई होगी थोड़ी आसानी से, है ना। तो बट वो समझते होंगे उस बात को। तो ऐसे ऐसे करके आपके 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 एपिसोड्स के पॉइंटर्स मिलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड है ना। तो ऐसे ही क्या है कि जब मैं रोमन सैनी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, और ऐसे ही बहुत सारे जब इंटरव्यू सुनता रहता, तो उसमें क्या है कि बार बार वो पॉजिटिव अप्रोच के एग्जाम में पॉजिटिव अप्रोच होनी जरूरी है, पॉजिटिव अप्रोच होनी जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जो एक आईएएस है उसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच होनी जरूरी है। क्योंकि एक आईएएस को कैसा होना चाहिए? एक आईएएस को मतलब सॉल्यूशंस खोजने आने चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो चीज उसके सामने आए तो चीजों को रिजेक्ट कर दे, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ही ना हो। और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि अभी धैर्या भी बोलती है कि जब वो वाला आता है कि यार कि वो सार्क में कि मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए, तो वो अभिलाष लिखता है कि मतलब पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं, एक डिप्लोमेट ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो एक अप्रोच जो है एक आईएएस की, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो उम्मीद वाली होनी चाहिए, वो होप क्रिएट करने वाली होनी चाहिए। ऐसे ही सोसाइटी में एक जो आईएएस है, तो ये जो राइटिंग आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस होता है, वो इसीलिए होता है कि जो एग्जामिनर है वो यही देखना चाहता है कि इस बंदे की अप्रोच क्या है ना। सबसे पहले बंदा वही छड़ जाता है जब उसके आंसर में यही चेक कर रहे होते हैं इसकी अप्रोच क्या है। वो प्रॉब्लम्स देते हैं उनको, वो इनको इश्यूज देते हैं राइटिंग में। और जब उनको लिमिटेड कम टाइम में बहुत जल्दी से आपको जब अपना आंसर लिखना पड़ता है, तो आपको ये चीज समझ में आप एग्जामिनर को ये चीज समझ में आती है कि वो इतने कम टाइम में इसका दिमाग कैसे काम किया। तो अगर देखो, आप सोच करके शायद जल्दी कुछ भी सोच लो, आपको अगर ये पता है कि यार मैं पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट कर लेता हूं, आप सोच कर कुछ कर लोगे। लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं है, आपके सामने आप सोसाइटी में कुछ ऐसा इशू है, कोई धंधा हो रहा है, तो आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना है कि भाई कि वो सबके लिए ठीक हो। आप ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ ऐसा कर दोगे जिससे लोगों के जान माल का नुकसान हो, खुद को नुकसान हो। आपको कुछ ऐसा रास्ता निकालना होता है कि जिससे सोल्यूशन निकले, जिससे कम से कम हानि हो, डैमेज कंट्रोल की मतलब यार जिसके डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। ऐसा नहीं कि मतलब चीजों को भड़का दे वो, है ना। तो वो जो मेंटेलिटी, उस तरह की मेंटेलिटी वाले लोग चाहिए। तो अभी क्या होता है, जब आप एक कहानी लिख रहे होते हो, तो आपको आपके कैरेक्टर्स को अगर आपको किसी नतीजे पे पहुंचाना है ना, कि भाई उस एक एस्पायरेंट में जो कि यूपीएससी निकालता है उसके अंदर ये अप्रोच होनी चाहिए, है ना। तो आप उस कैरेक्टर को पहले दिखाते हो कि यार वो एक चीज लैक कर रहा है, और फिर आप उसको उसमें दिखाते हो कि कैसे उस चीज से वो में पारंगत होता है, कैसे उस चीज को, उस पॉजिटिव अप्रोच को वो अपनाता है। तो पॉजिटिव अप्रोच बेसिकली इस चीज को लेने का, एक तो कि अभिलाष वैसे ही इतना ब्रिलियंट है ना। वो मतलब वो चीजें में क्या होता है ना कि जैसे कुछ चीजें क्या होती है, वो इतना ईगर है अपने सपनों को लेकर के, तो उससे वो फ्लॉज है, वो ह्यूमन फ्लॉज है जो हो जाते हैं। बट वो कहीं से भी कोई कमजोर स्टूडेंट नहीं है, वो कहीं से भी वैसा नहीं है कि मतलब कि मतलब उसे चीजें पता नहीं। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत मतलब चीजों को समझता है, वो बहुत इमोशनल भी है ना। तो जैसे कि धैर्य को जैसे कि वो अपने जब बैठता है तो धैर्य को ही पीछे छोड़ देता है वो, अब उसी के कंपटीशन में जो उसको पढ़ा रहे हैं। वो इतना तेज दिमाग है ना, तो वो कमजोर तो कहीं से भी नहीं है। तो बट क्या होता है ना कि जब आपको ऑडियंस को जब कुछ चीजें समझानी होती है, तो आपको क्या होता है कि आपको पहले एक ऑब्स्टेकल खड़ा करना पड़ता है, फिर आप उसको दिखाते हैं कि उस ऑब्स्टेकल को रीच करता है। तो ये कहानी के टेक्निकल पार्ट भी होता है, क्योंकि अब वो पहले से ही अगर सब कुछ परफेक्ट है तो फिर तो वो निकाल ही देता ना। कुछ फ्लॉस तो उसके अंदर होंगे भी, और ऑडियंस को भी क्या चाहिए, उतार चढ़ाव चाहिए होता है ना कहानी में, कि अरे अच्छा ये प्रॉब्लम है इसकी, तो अब इससे कैसे उभरेगा। तो आप दिखाते हो कि देखो वो बंदा इंटेलिजेंट है, वो बंदा सारी चीजें हैं, बट उसके रीजन छोटे छोटे ये हैं। तो वो तुरंत जैसे उसको चीज समझ में आती है, तो तुरंत उस चीज से उभर आता है वो, है ना। तो वो वाली चीज है। और पॉजिटिव अप्रोच, और ये सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज है, ये एक आम इंसान के अंदर भी होनी चाहिए। और पॉजिटिव अप्रोच केवल एक आईएएस को नहीं चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच आपको भी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच मुझे भी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट जुड़े हुई चीजें हैं जो हम आम जिंदगी में भी देखते हैं। प्लान बी, ये आम जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल भी है। पॉजिटिव अप्रोच ये आम जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल भी है ना। तो ये उस तरह के टॉपिक्स हैं, दोस्ती है, रिलेशनशिप है, जो एक आईएएस के साथ साथ आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें भी हों, तो वो भी उसमें जोड़ने की कोशिश की गई थी। तो पॉजिटिव अप्रोच हर एक के लिए वो जरूरी है, इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना। और एक आईएएस के लिए तो बहुत जरूरी, जिसको हम थ्रू आउट देखते हैं उसके अंदर,
जहाँ कहीं कहीं चीजें लैक होती हैं, तो बट फिर भी उसको एक समझ में आती है चीज, तो फिर वो अपनी चीजों से उभरता है। बहुत ही प्यारा था सर, स्पेशली अभी मतलब मैं पॉजिटिव अप्रोच का एक और चीज बोलूंगा कि आपने जो, जैसे कि हमारी बात होती, संदीप भैया अपनी कहानी बताते हैं, तो वैसे जब लोग उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं अभिलाष को, तो वो लेता नहीं है। धैर्य जब इनडायरेक्टली उसको चेंज करती है और उसके साथ रह के मॉडेस्टली करती है, तब होता है। और आई थिंक द बेस्ट मेटाफर ऑफ अभिलाष कैन बी अ स्लेट जो आपने बनाया है, और हर एक कैरेक्टर जो भी एनकाउंटर करता है उसमें लिखता जाता है, फाइनली वो एक प्रॉपर पिक्चर बनता है जो वो आईएएस ऑफिसर बनता है। सर लास्ट क्वेश्चन विश्वास का है। सर एस्पिरेंट्स बहुत अच्छी थी, बट मेरे को उससे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा टॉप पे रहेगी, फ्लेम्स, और कौशल सर दिपेश सर से ऊपर। तो सर मैं बेसिकली कह रहा था कि जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं मतलब अपने जूनियर्स को एजुकेशनल फील्ड में गाइड वगैरह करता हूँ। तो अभी मैंने कुछ क्या किया, एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनाई थी जो मैंने खुद लिखी, और उसमें एक सिचुएशन दिखाई थी एक नॉर्मल स्टूडेंट की, 9 मिनट की छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी। तो मैं अब ऐसे बनाऊंगा, तो उसकी राइटिंग के लिए आपसे पूछ रहा है, जैसे एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ होती है, जैसे आपने बताया कि हाँ फर्स्ट एपिसोड में संदीप भैया उसके मन में डालते हैं कि तुझे आईएएस क्यों बनना है, तेरा पर्सनल क्या रीज़न है, और उसको थर्ड एपिसोड में जाके आपने लिंक किया पॉजिटिव अप्रोच से। तो जो लिंकिंग वाला पार्ट होता है जो बहुत इफेक्टिव रहता है, और एंड में आके लिंक होती हैं चीज़ें, जब सारी ऑडियंस के माइंड में कहानी घूमती है, हाँ ये ऐसे था वैसे था, तो आप पहले वाली चीज़ से बाद वाली चीज़ को लिंक करते हो, या बाद वाली चीज़ पहले सोच के उसकी लिंकिंग के लिए पहले कुछ प्लॉट बनाते हो ताकि वो चीज़ हो जाए? लाइक मैंने अभी लिखना शुरू किया, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या मेरे को मतलब सजेस्ट करोगे कि स्टार्टिंग में कुछ बेसिक सी चीज़ें क्या की जाए? वो दोनों तरीके से ही होता है विश्वास। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि हमें इसमें दिखाना था फर्स्ट एपिसोड में कि यार ब्यूरोक्रेसी क्या है ना, तो हमें वो एक्सप्लेन करना था। तो अब वो ब्यूरोक्रेसी एक्सप्लेन करते करते और अभिलाष के दिमाग में ये सवाल पैदा होना कि, क्योंकि अभिलाष बनना चाहता है आईएएस, है ना, और अभिलाष बट लेकिन उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं, है ना, सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर आईएएस तो कितने 800-900 लोग बनेंगे, है ना, आज अगर देखें तो कितना 789 कुछ 800 कुछ शायद अभी होता है, मतलब सीट्स होती हैं जो भी, मतलब तो वो होती है, तो मान लो 1000 मान लो, अब इतने सारे लोगों को 8 से 12 लाख लोग जो अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें से केवल 1000 लोग बनेंगे। सब बनना चाहते हैं आईएएस, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा खास होना चाहिए ना कि जो आपको आईएएस बनाए, जो उनको उनके आप जो एग्जामिनर को यूपीएससी को नजर आए कि यार नहीं, आप में वो काबिलियत है कि आप आईएएस बन सकते हो, है ना। तो वहां पे एक तो वो सीड इन होता है कि यार मतलब वो चीज कैसे होती है। फिर जब आपको, हमें पता है कि हमें पॉजिटिव अप्रोच पे पूरा एक एपिसोड करना है कि पॉजिटिव अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट है एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए, है ना। तो जब आपको वो चीज करनी है, तो फिर आप जब वो एपिसोड लिखते हो, तो ये दोनों तरीके से होता है। कई बार आप वहां पे एक सीड छोड़ देते हो कि ये कोई, यहाँ पे मैंने ये सवाल इसके दिमाग में डाल दिया है, अब इसको मैं जब पॉजिटिव अप्रोच आएगी तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करूंगा, है ना। कई बार क्या होता है कि आपने ये लिखा कि केवल ब्यूरोक्रेसी, जैसे इसमें क्या हुआ कि हमने जैसे केवल एक ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया और अभिलाष को आईएएस बनना है, लेकिन यहाँ पर संदीप ये नहीं बोलता है कि पर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है, ये नहीं बोलता है। लेकिन जब हम थर्ड एपिसोड पे आते हैं और जब हम पूरा एपिसोड लिख लेते हैं, तब हमको लगता है कि यार यहाँ पे ना पॉजिटिव अप्रोच का उसको एक एग्जांपल देना चाहिए कि कैसे उसके अंदर वो आती है, तो वो गड्ढा भरने वाली चीज को हम दिखाते हैं। ये सीन जो मेरे और फिर अप्पू के बीच में थोड़ा डिस्कशन हुआ कि यार इसमें कुछ ऐसा सीन डाल सकते हैं, तो फिर हमने डिस्कस किया और तो हमने वो डाला कि यार यहाँ पे ये गड्ढा भरता है वो, तो इस सीन को हम दिखाते हैं। और जब हमने ये सीन दिखाया गड्ढा भरने वाला, तो अब हमको याद आया कि यार इसको का सीड हमें अब फर्स्ट एपिसोड में डालना चाहिए। तब वो इसको सवाल पूछता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है कि तुम ही आईएएस बनोगे। तो फिर हम पहले यहां से हमने फर्स्ट एपिसोड से छोटा सा सीड छोड़ा कि हम इसको कनेक्ट करेंगे थर्ड एपिसोड में पॉजिटिव अप्रोच के साथ। और जब हमने पॉजिटिव अप्रोच वाला सीन लिखा, तब हमको समझ में आया कि यार एक सवाल और होना चाहिए कि जो इस गड्ढा भरने वाले सीन को जस्टिफाई करेगा। तो हम फिर वापस से जाकर के फर्स्ट एपिसोड में वो वाला क्वेश्चन डालते हैं कि यार तो तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है। हमने ब्यूरोक्रेसी कवर कर ली थी, वहां पे आईएएस बनना है अभिलाष को, वो कवर कर लिया था, है ना, बट खास बात क्या है वो हमने फिर बाद में डाला। तो ये वाइस वर्सा होता है। तो आप कुछ सीड छोड़ते हो बाद के लिए, फिर कुछ उस सीन में जब करते करते आपको नई चीज क्रैक हो जाती है कि यार इसमें तो ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है ना। तो आप, क्योंकि जब आप फर्स्ट एपिसोड लिखते हो, आप थर्ड एपिसोड आपके दिमाग में मोटा मोटा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक आइडिया होगा, इस तरह का कुछ सीन होगा, इस तरह का कुछ होगा, आपका एक एकदम करेक्ट
वो चीज नहीं होती। लेकिन जब उसको लिखते हो तो आपको चीज कुछ नई नई चीजें समझ में आती है, उसके नए नए एलिमेंट समझ में आते हैं, तब फिर आप वापस से उसमें जाते हो तो फिर आप फर्स्ट एपिसोड में चेंज करते हो। तो ये वाइस और ये फिर पूरा लिखने के बाद सबसे अच्छी तो फिर आपकी तैयारी तब होती है, फिर जब आप इधर से तोड़ के आप उधर डालते हो, उधर से जोड़ के उधर डालते हो, उधर से जोड़ के उधर डालते हो, तो जो असली जो गेम होता है ना फिर वो वहां पे होता है। जब कई बार ये लगता है ना यार आपने इस चीज को तो कैसे कितना अच्छा कनेक्ट किया, कई बार ये लगता है यार ये चीज बहुत अच्छी कनेक्ट हुई, यार ये चीज बहुत अच्छी कनेक्ट हुई, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसे ही कनेक्ट करते हो बाद में, लिखने के बाद। कई बार लिखते लिखते वो चीज कनेक्ट नहीं होती है, बाद में कनेक्ट होती है। तो और ये सबसे फन पार्ट भी होता है, मुझे तो ये बहुत अच्छा पार्ट लगता है जब स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है, अब लग रहा अरे यार कुछ तो निकल आया है, अब कुछ तो अच्छा हो जाएगा शायद इससे, तब फिर आपको जो खेलना होता है कि यार इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, इस एपिसोड को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, इसको वो करता हूँ, उसके लिए फिर आपको कई कई चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, कई सीन कई बार दोबारा से लिखने पड़ते हैं, बट वो फिर वर्थ इट होता है, मतलब वो मतलब कुछ अच्छा ही देके जाती है वो चीज। बट वो फन पार्ट होता है, सबसे अच्छा पार्ट वो होता है, क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार अब लिखा कैसे जाए, कुछ बनेगा भी नहीं बनेगा इस पे, तो आपको ये पता चलता है अच्छा यार कुछ तो हो गया है कि मतलब यार, तो वो वाला तो फिर फन वाला पार्ट रह जाता है, वो मजा भी आता है फिर वो वाला काम करने में। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है जब शुरुआत से लेकर के आप जब ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट लिख रहे हो ना, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो होता है कि कहानी को कैसे फर्स्ट एपिसोड को कहाँ से क्या किस चीज पे एंड करेंगे, किस चीज पे फिर वहां से शुरुआत करेंगे तो कहाँ पे एंड करेंगे, एपिसोड का टॉपिक क्या होगा, एपिसोड के टॉपिक से आप भटकेंगे नहीं, आप पूरी कहानी के आर्क से भटकेंगे नहीं, है ना। आप जो 3 दोस्तों की कहानी आप कहने जा रहे हो तो उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आपका जो मोटिव है कि यार ये हमारा आप मोटिव लेके चले हो कि यार कि आप रिश्तों को रिलेशनशिप को यार एक चीज को पाने के लिए आप वो चीज आप सेक्रीफाइस नहीं करते, तो आप उसके हिंट बनाने शुरू करते हो, आप कुछ तोड़ने शुरू करते हो, कुछ ब्रेक करना शुरू करते हो, जोड़ना शुरू करते हो, कई बार आप बैग जाते हो, आपने कहानी को इस एंड पे आके पता चला तो यार जो हमारा कहानी का मोटिव था वो हमें मिला ही नहीं, उसमें हमने बहुत सारे सीन उस तरह से प्लान ही नहीं किए, मतलब क्योंकि कहानी अलग तरीके से बह रही थी, तो आप वापस जाके फिर वो चीजें ऐड करते चलते हो, फिर कहानी पूरी बदल जाती है। कई बार एक ऐसी चीज ऐड हो जाती है जिससे आगे की सारी कहानी चेंज हो जाती है, तो आपका पूरा काम जो 3 4 5 महीने का काम है फिर से वो अगले 3 4 महीने का काम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज होती है और राइटिंग बहुत लॉनली, बहुत पेनफुल कॉम्प्लेक्स काम चीज होता है। है, बहुत बहुत बहुत। एक तो आपको बहुत अकेले में लिखना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा, और वो इतना दिमाग खराब कर देने वाला होता है, इतना पेशेंस चाहिए होता है ना। और अभी क्या है कि अब जैसे अब हम क्योंकि अब अगर आप अब राइटर ही हो तो आपको तो सुबह शाम वही लिखना है, तो आपको कितनी वो मतलब पूरा एक ही चीज सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो, तो दिमाग का दही हो जाता है। बट जब वो निकलता है तो आपसे ज्यादा खुशी शायद किसी को नहीं होती, वही होता है कि यार सफल हो गया मामला। सर मैं बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को चाहूँगा कि प्लीज़ स्विच ऑन योर कैमरा। मैं अभी बिकॉज इट्स कमिंग टू अ क्लोज, तो आप लोग सब मिलके हम लोग सर को विश करते हैं। तो अरे बिकॉज thank you. सर हैज़ बीन सो काइंड इनफ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट दिस इज़ व्हाट ट्रू प्रोफेशनलिज्म इज़ कि चाहे कुछ हो जाए टू कम हियर, एंड देयर इज़ नो मॉनेटरी गेन, देयर इज़ नथिंग, everything is for charity, just his emotion and the kind of a person he is. So everyone, please switch on your camera. If you can't, at least switch on your mic, and let's wish sir and sing a song. Okay? Thank you, thank you. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, dear Kaushal sir. Dinesh. Happy birthday to you. Thank you. Thank you so much. Thank you Happy so much. birthday, sir. Thank you. Happy Thank birthday. you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. By chance आज हो गया. So this was the end. Thank you everybody. Thank you.